पिछले लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो फटाक से। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कैपिलैरिटी का, वो आज हम लोग पूरे लेक्चर में सीख रहे होंगे। यदि आपको प्रीवियस लेक्चर से कोई रिलेटेड डाउट है तो आप फटाक से पूछ लें, मैं आपका प्रीवियस लेक्चर का डाउट तुरंत क्लियर करके आगे बढ़ूंगा। एनीवन जो प्रेजेंट है इस मीटिंग में, किसी को कोई डाउट है क्या इस प्रीवियस लेक्चर से? सर डाउट्स वाले क्वेश्चंस हैं। नहीं, डाउट्स वाले क्वेश्चन नहीं, कंसेप्ट में कोई डाउट है समझने में कि जो चीज समझ में नहीं आई थी प्रीवियस लेक्चर की क्वेश्चन। हाँ ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस पे तो मैं अभी बाद में आऊंगा, पहले तो कंसेप्ट सारे हो जाएं फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए आज का जो टॉपिक होगा वो होगा कंसेप्ट ऑफ कैपिलैरिटी, ठीक है ना। कैपिलैरिटी का कंसेप्ट समझने से पहले, कैपिलैरिटी क्या होती है, क्या चीज़ है, उसको समझने से पहले थोड़ा हमको दो प्रकार के फोर्सेस के बारे में समझना पड़ेगा। देखिए बच्चों, हमारे पास फोर्सेस जो होते हैं वो एक होता है एडहेसिव फोर्स और एक होता है कोहेसिव फोर्स, ठीक है ना। जब आप फेविकोल का डिब्बा लेते हैं, फेविकोल खरीदते हैं 5 किलोग्राम का, तो उसमें लिखा होता है एडहेसिव। देखा है कभी आपने? लिखा हुआ वहां पर जो होता है एडहेसिव का मतलब बेसिकली क्या होता है कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। एकदम सिंपल सी बात है। फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। अब ये कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स मिलके बहुत बेहतरीन खेल खेलते हैं लिक्विड्स के अंदर। इन दोनों फेनोमिनन, ये दोनों फोर्सेस की वजह से एक नया फेनोमिना अराइज होता है जिसका नाम है कैपिलैरिटी। इन दोनों फोर्सेस की वजह से एक नया फेनोमिना अराइज होता है जिसका नाम है कैपिलैरिटी। मैं आपको समझाता हूं कि कैपिलैरिटी क्या है और कैसे इसका जन्म हुआ, ठीक है। तो जरा देखिए कैपिलैरिटी क्या है। मैंने आपको बताया कि फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कहलाएगा एडहेसिव फोर्स। ये कहलाएगा एडहेसिव फोर्स, ये कहलाएगा एडहेसिव फोर्स। और फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल कहलाएगा कोहेसिव फोर्स। लेट अस सपोज, मैं एक एक्सपेरिमेंट या मैं एक सेटअप रखता हूं अपने पास। लेट सपोज आई हैव अ बीकर। मेरे पास कोई बीकर है और मैंने इसमें क्या किया, कुछ लिक्विड डाल रखा है। आई हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड जो मैंने इसमें पोर कर रखा है। सम लिक्विड इज पोर्ड इनटू इट। यदि मैं यहां देखता हूं, ये लिक्विड जो कांटेक्ट में है, इफ आई लुक एट हियर, अगर मैं यहां देखता हूं, यहां पर देखता हूं, इतना पार्ट ऑफ लिक्विड देखता हूं, तो यहां पर क्या हो रहा होगा जरा ध्यान से समझना। यहां पर मान लीजिए कि कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल है जो एकदम बीचों बीच में है। जो लिक्विड का मॉलिक्यूल एकदम बीचों बीच में है, उस पे ये जो फोर्सेस लगते हैं वो फोर्सेस कहलाते हैं पूरी तरीके से कोहेसिव फोर्सेस, क्योंकि इसके आसपास मॉलिक्यूलर स्फेयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी में जो इसके आसपास के मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होंगे ना। दे आर अलाइक मॉलिक्यूल्स, और अलाइक मॉलिक्यूल्स मतलब सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को तो हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे। तो जो लिक्विड का मॉलिक्यूल एकदम बीचों बीच में है, उसके अगल बगल, उसके आसपास जो मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड किए हुए हैं, दे आर अलाइक, they are same, and if they are same then the forces here will be called as a cohesive force। तो जो भी मॉलिक्यूल एकदम बीचों बीच में होता है या लिक्विड की कंटेनर के इर्द गिर्द होता है, जो कि वॉल ऑफ कांटेक्ट पे नहीं है, जो ये वॉल है इस बीकर की उसके कांटेक्ट में नहीं है, तो फिर जो भी लिक्विड का मॉलिक्यूल होगा उसको जो घेरने वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम मॉलिक्यूल्स होंगे और वहां पर जो फोर्सेस लगेंगे दे वुड बी द कोहेसिव फोर्सेस। एग्रीड? यस सर। बट व्हाट जो यहां पर मॉलिक्यूल होगा, उस पर क्या हो रहा होगा भाई,
उस पर एक ये वॉल, क्योंकि वॉल किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बनी होगी, वॉल ग्लास से मिलकर बनी होगी, ग्लास के मॉलिक्यूल्स कुछ अलग होंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कुछ अलग होंगे, तो फिर इनके बीच में जो एक फोर्स एक्ट करेगा, क्या मैं उसको एडहेसिव फोर्स कह सकता हूं? बोलो भाई, एडहेसिव फोर्स क्या है? एक ग्लास मॉलिक्यूल और लिक्विड का मॉलिक्यूल जो फोर्स लगा रहे हैं वो मैंने यहां पर शो किया है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको यहां तक? और ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है, इसको इसके आसपास वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं जो इतने रीजन में है वो इसको खींच रहे होंगे किस फोर्स से? बताओ भाई, उस फोर्स का नाम क्या होगा? कोहेसिव फोर्स। जो इसको आसपास खींच रहे होंगे उसका नाम होगा कोहेसिव फोर्स। अब इस लिक्विड के मॉलिक्यूल पे जो कि वॉल के कांटेक्ट में है, ये लिक्विड का मॉलिक्यूल जो वॉल के कांटेक्ट में है, उस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक एडहेसिव फोर्स लग रहा है और एक कोहेसिव फोर्स लग रहा है। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको? बोलो भाई। yes, अब ये दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट या तो ऐसे आ सकता है, ऐसे कब आएगा? जब एडहेसिव फोर्स की वैल्यू या एडहेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड कोहेसिव फोर्स से बड़ा होगा। ये चीज आपको वेक्टर्स में सिखाई जाती है कि रिजल्टेंट उस तरफ झुकता है जिधर वेक्टर ज्यादा मैग्नीट्यूड का हो। कुछ याद आ रहा है वेक्टर से? अगर मैं रिलेट करूं तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा या तो वो ऐसे आ सकता है, या तो इस बात को समझना होगा, यहां पर हमें इस बात को समझना होगा। तो यहां पे ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है उस पे हमने फोर्सेस दिखाए। कौन कौन से फोर्सेस? एक ये एडहेसिव फोर्स और ये मैंने दिखाया कोहेसिव फोर्स। ये इसका रिजल्टेंट या तो ऐसे आ सकता है या इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आ सकता है, दिस कैन बी एफ नेट। अब ये ऐसा कब आएगा? जब कोहेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड एडहेसिव फोर्स के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो जाए। ये वेक्टर का सिंप्लीफाइड कंसेप्ट है। वेक्टर्स अगर आपने पढ़ा हो ध्यान से, अगर आपने वेक्टर्स पढ़ा हो तब इस बात को बहुत अच्छे से रिलेट कर लेंगे। कैसे? कि यहां पर अगर दो फोर्सेस लग रहे हैं जो कि वेक्टर हैं, तो रिजल्टेंट उस तरफ झुकता है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। यदि एडहेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है तो फिर ऑब्वियसली रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा, और अगर कोहेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड एडहेसिव फोर्स से ज्यादा है तो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो टुवर्ड्स द कोहेसिव फोर्स बेंड करेगा, क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा हायर मैग्नीट्यूड की तरफ बेंड करता है। इज दैट थिंग क्लियर टू एवरीवन? yes, sir. Is there anyone who has not understood this concept? यहां तक कोई ऐसा है जिसने कंसेप्ट ना सीखा हो? सबने सीख लिया? अच्छा बच्चों, हमने एक चीज पढ़ रखी है, शायद आप रिलेट कर लो उस बात को, कि स्टैटिक लिक्विड के अंदर जो फ्री सरफेस होती है वो नेट फोर्स के क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये हमारे पास स्टैटिक लिक्विड है। यदि हम अपनी सरफेस को ऐसी प्लेन मानेंगे तो क्या ये प्लेन सरफेस नेट फोर्स के परपेंडिकुलर है क्या? नहीं है। देखो ना, ये फ्री सरफेस क्या नेट फोर्स के परपेंडिकुलर है? नो। क्या ये फ्री सरफेस नेट फोर्स के परपेंडिकुलर है? नो। तो यहां पर जो हमने एक अपना डेरिवेशन किया था कि जो हमारी फ्री सरफेस होती है वो रिजल्टेंट फोर्स, जो फोर्स सरफेस पे, क्योंकि देखो सरफेस अगर स्टैटिक है लिक्विड तो लिक्विड के सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स एक्ट नहीं कर सकता, अदरवाइज वो सरफेस स्टैटिक कहां रह जाएगी? वो तो सरफेस पे जब टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे तब तो वो फ्लो करने लगेगी ना यार। तो अगर स्टैटिक लिक्विड है तो उस पे जो जिस पॉइंट पे नेट फोर्स लग रहा है वो पॉइंट या उस पॉइंट का कर्वेचर नेट फोर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए।
नेट फोर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब सर कैसे होगा, कैसे होगा ये देखो कैसे होगा। तो देखो ये मेरा केस 1 था, ये मैंने केस 1 डिस्कस किया, ये मैंने केस 2 डिस्कस किया। ये रिजल्टेंट बाहर की तरफ कब आएगा बच्चों, जब एडहेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड कोहेसिव फोर्स से बड़ा है। ये रिजल्टेंट अंदर की तरफ कब आएगा, जब कोहेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड एडहेसिव फोर्स से बड़ा है। अब आगे चलते हैं और अब आपको समझाते हैं कि इसमें क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका मीनिंग है कि अब क्या होने वाला है उसको हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो पहला केस लेते हैं, पहला केस लेते हैं। जब एडहेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड, जब एडहेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड कोहेसिव फोर्स के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, ठीक, उस केस में जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है वो कुछ बाहर की तरफ आया है। हाँ ना बोलो भाई, कैसे सर, ये आपके पास लग रहा था एडहेसिव फोर्स, हाँ सर मानते हैं, ठीक है, और ये आपके पास लग रहा था कोहेसिव फोर्स, सर बिल्कुल मानते हैं, और आपने कह रखा है कि एडहेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड कोहेसिव फोर्स से बड़ा है तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो एडहेसिव फोर्स की तरफ बेंड करेगा। तो यहां पर पानी की जो सरफेस है, लिक्विड की जो सरफेस है, दैट शुड बी व्हाट, दैट शुड बी समव्हाट लाइक कर्व। वो ऐसी इस पॉइंट पे कर्व होगी, वो इस पॉइंट पे कर्व होगी, वो इस पॉइंट पे कर्व होगी, वो इस पॉइंट पर कर्व होगी डियर, ये कुछ ऐसी होगी। क्यों, क्यों, क्योंकि जब आप यहां से टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये रिजल्टेंट फोर्स इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी तो इस नेट फोर्स का कोई कंपोनेंट टेंजेंट के अलोंग नहीं आएगा। ये अगर सरफेस यहां पे ऐसी कर्व नहीं हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। यहां पर जो सरफेस ये बेंड की है, ये जो सरफेस बेंड की है, अगर मैं यहां से टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, इफ आई ड्रॉ अ टेंजेंट ओवर हियर, तो ये जो नेट फोर्स होगा वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी तो यहां पर इस नेट फोर्स का कोई भी कंपोनेंट टेंजेंट के अलोंग नहीं आएगा। बोलो भाई, यस सर। ये बात कितने बच्चे समझ पाए कि यहां पे मैंने कर्व क्यों बनाया। ये ऐसे नहीं बनेगी बेटा, इट विल बी नॉट लाइक दिस, ये ऐसे नहीं बनेगी, ये ऐसे नहीं बनेगी, दिस वुड नॉट बी लाइक दिस। वाई विल नॉट बी लाइक दिस, बिकॉज यदि मैं नेट फोर्स का एक कंपोनेंट ले लेता हूं तो नेट फोर्स का एक कंपोनेंट देखो टेंजेंशियल भी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो इसकी मजबूरी है कि इस पॉइंट पे ऐसे कर्व बने, ताकि अगर मैं यहां से एक टेंजेंट ड्रॉप करूं तो इसका कोई भी कंपोनेंट टेंजेंट के अलोंग ना आए। समझ में आई बात सर हाँ बेटा। सर तो पूरा ही सरफेस बेंड क्यों नहीं हो जाता? सरफेस क्योंकि हमारा जो ये नेट फोर्स है वो आप खुद सोचो कहां पर लग रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो हमारा मॉलिक्यूल लिक्विड का इस वॉल के कांटेक्ट में है उसी पर तो एक एडहेसिव फोर्स लगाओगे और एक कोहेसिव फोर्स लगाओगे, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहीं पर तो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा होगा। बाकी अगर तुम आप यहां पे लेते हो, यहां पर लेते हो, तो यहां पे तो सरफेस टेंशन है ही है। कैसे सरफेस टेंशन है, इसके अगल बगल के मॉलिक्यूल्स इसको पकड़ के खींच रहे होंगे, इसके अगल बगल के मॉलिक्यूल इसको पकड़ के खींच रहे होंगे, ये सरफेस अंदर की तरफ जाना चाह रही होगी, लेकिन ये मॉलिक्यूल किसी अदर दूसरे टाइप की मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में नहीं है, तो वहां पर एडहेसिव फोर्स का कंसेप्ट ही खत्म हो गया, तो रिजल्टेंट फोर्स का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। ओके सर। अब कोई मॉलिक्यूल लेट्स से कि इसके अंदर है, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होगा उस पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल्स कोहेसिव फोर्सेस जो आसपास के हैं वो आपस में लग के खत्म हो जाएंगे। तो सबसे बात इंपॉर्टेंट जो आती है वो बात यहां आएगी, जैसे ये यहां पर होगी वैसे ही ये यहां पर भी होगी। मतलब ये सरफेस यहां पर कुछ ऐसे टेंजेंशियल होगी, कुछ यहां पर ऐसे टेंजेंशियल होगी। तो टेंजेंशियल क्यों होगी, क्योंकि जो नेट फोर्स है वो कुछ बाहर की तरफ निकल रहा है, वो मैंने अभी आपको दिखाया है। नेट फोर्स बाहर की तरफ कैसे निकल रहा है वो अभी मैंने आपको दिखाया है, पिछले केस में दिखाया कि नहीं दिखाया ये। तो यहां पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, जो भी आपका मटेरियल है, भाई आप खुद सोचिए एडहेसिव फोर्सेस कब काम करते हैं, जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं ना नजदीक।
और इन दोनों के रिजल्टेंट से ही ये नेट फोर्स मिल रहा है, तो हमारी जो सरफेस होनी चाहिए वो नेट फोर्स के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, जो कि यहां पर बनेगी। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस? रेज योर हैंड। ठीक है, तो ये केस तो हमने डील कर लिया जब एडहेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड कोहेसिव फोर्स से बड़ा था। अच्छा, केस 2 देख लेते हैं। केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में क्या था? केस 2 में हम ये कह रहे हैं, केस 2 में हम क्या कह रहे हैं, अब हम वो देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपने यहां पर केस 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं जब कोहेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड एडहेसिव फोर्स से ज्यादा है। अब अगर कोहेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड एडहेसिव फोर्स से ज्यादा है तो ऑब्वियसली इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो नेट फोर्स होगा वो अंदर की तरफ होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? क्यों? यहां पर दिखा चुका हूं, एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है रिजल्टेंट उसकी तरफ झुकता है। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है रिजल्टेंट उसकी तरफ झुकता है। तो यहां पर कोहेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड एडहेसिव फोर्स से ज्यादा है। कोहेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड एडहेसिव फोर्स से ज्यादा है, तो फिर रिजल्टेंट को कुछ ऐसा ही आएगा ना? बोलो भाई। हाँ बेटा। सर ऐसा भी तो हो सकता है कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से बस बहुत थोड़ा ज्यादा हो, जरूरी थोड़ी कि एफनेट जो है वो अंदर ही है। नहीं हो सकता है। नहीं, आपकी बात मैं एक्सट्रीम केसेस लेकर चल रहा हूं कि जब आपके पास एडहेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है, मतलब काफी ज्यादा है। इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि भाई फेविकोल किसी भी चीज को चिपका क्यों लेता है भाई? क्योंकि उसका एडहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है, वहां पे कोहेसिव फोर्स कंपैरेटिवली कम होता है। तो अगर आप फेविकोल को सोचिए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि एडहेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली कोहेसिव फोर्स से बहुत ज्यादा रहा होगा। मरकरी के अंदर अगर आप देखो तो कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं, तभी उनका जो शेप होता है वो एकदम स्फेरिकल होता है और आप उनको हाथ से भी कलेक्ट कर सकते हो। तो हम एक्सट्रीम बेसिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एज सच हमें कोई कैलकुलेशन थोड़ी करनी है, हम रिजल्टेंट लगा के कोई फॉर्मूला थोड़ी देख रहे हैं कि ये कहां जा रहा है। हम तो जस्ट कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ऐसा ऐसा हो रहा होगा तब कैसी सर्फेसेस हो रही होंगी। हाँ, अगर आपकी बात मैं मानता हूं, जिस प्रकार से ये नॉर्मल शिफ्ट करेगा या जिस प्रकार से ये आपका ये रिजल्टेंट फोर्स शिफ्ट करेगा, उसी प्रकार से यहां पर ये सर्फेसेस भी शिफ्ट करेंगी। मान लो यहां पर रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा है तो कर्व ज्यादा बनेगा, कम है तो उसके हिसाब से कर्व दूसरा कुछ और बनेगा, कुछ और कम है तो कुछ और कर्व बनेगा। तो कर्व अपना यहां पर कर्वेचर चेंज करता रहेगा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टू एडजस्ट दिस। समझ में आई बात? यस सर। पूरी तरीके से समझ में आ गई ये बात? हाँ, हम आपकी बात मान सकते हैं कि भाई ये रिजल्टेंट यहां से यहां आएगा तो ऑब्वियसली इनके मैग्नीट्यूड सेम चेंज करेंगे। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना है कि जब ये या तो एकदम बाहर है या फिर जब ये अंदर है, उस केसेस के लिए मैं बात कर रहा हूं। उसके बीच में क्या होगा वो होने दो। उसके बीच में क्या होगा मैंने बता दिया है कि ये कर्वेचर अपने हिसाब से चेंज करता चला जाएगा। ये जो कर्व हुआ है, ये जो एंड पे कर्व बना है, देख पा रहे हो आप कर्व? ये कर्व अपना कर्वेचर चेंज करता जाएगा उसके हिसाब से। खैर, तो अब ये बताइए, यदि मुझे एक सरफेस चाहिए जो कि इस फोर्स के परपेंडिकुलर हो तो कैसे बनाऊं? सोचो इस बात को। इफ आई वांट अ सरफेस which is perpendicular to this force, how should I draw the surface? Should I draw it like this? Should I draw it like this? Why? Ask me why. Why? Draw the tangent here, and if you draw the tangent, we will see this tangent के perpendicular resultant force आ रहा है। If you want to see here, हमको पता है कि जो नेट फोर्स है वो अंदर की तरफ आया है। हमको पता है कि जो नेट फोर्स है वो अंदर की तरफ आया है, और अगर ये नेट फोर्स अंदर की तरफ आया है तो ये शेप ऐसी बनेगी सच दैट अगर मैं यहां से टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, then that would be perpendicular to it। तो ये सरफेस कुछ ऐसी बनेगी, ये सरफेस कुछ ऐसी बनेगी। देख पा रहे हैं आप?
यहां से देखोगे, अगर आप यहां से देखोगे तो ये आपको कॉनकेव दिखेगी, यहां से देखोगे तो सरफेस कैसी दिखेगी, कॉन्वेक्स। तो ये सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ, किस पे डिपेंड कर रहा है, कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस के मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड कर रहा है ना, ये सब कुछ इस पर डिपेंड कर रहा है, कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस के मैग्नीट्यूड पे। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? तो ये सारी बातें हमको समझनी थी। हमने यहां पर केस 1 डिस्कस किया, केस 1 किस प्रकार का बनेगा, केस 1 में क्या होगा हमने वो पहले देखा, फिर केस 2 में क्या होगा हमने फिर वो देखा। केस 1 में नेट फोर्स जब बाहर जाता है तो रिजल्टेंट जो सरफेस बनती है वो कुछ ऐसी कर्वेचर की बनती है, जब नेट फोर्स अंदर आता है तो सरफेस कुछ इस प्रकार की बनती है। तो फिर ये क्यों बनती है, क्योंकि हमें इस बात को नहीं भूलना है कि लिक्विड की फ्री सरफेस, स्टैटिक लिक्विड की फ्री सरफेस, स्टैटिक लिक्विड की फ्री सरफेस रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर होती है। इस कंसेप्ट का हम यूज कर रहे हैं। सर हाँ बेटा। सर अगर मान लीजिए दोनों तरफ में दो अलग अलग सरफेस है और एक में कोहेसिव फोर्स ज्यादा है और एक में एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, तो क्या वेव टाइप का शेप बन जाएगा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो भी लिक्विड आप लोगे तो वो तो यूनिफॉर्म लिक्विड लोगे ना, वो तो उसमें तो यूनिफॉर्मिटी होगी, तो एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम कैसे हो सकता है? तो सर उस पे डिपेंड नहीं करेगा कि साइड में कौन सा सरफेस लगा। नहीं भाई, जैसे ये आपका ग्लास फिक्स है, इस ग्लास में वाटर फिक्स है, ये दो टाइप की सर्फेसेस फिक्स हैं। तो अब दो टाइप की अगर सर्फेसेस फिक्स हैं तो इनके बीच में लगने वाला एडहेसिव और वाटर के मॉलिक्यूल्स में लगने वाला कोहेसिव फोर्स वो तो फिक्स हो गया ना। तो जो रिजल्टेंट फोर्स, मैं बोल रहा हूं कि आधा ग्लास का बना आधा किसी और मटेरियल का बना, सपोज। हाँ, तब तो चेंज करेगा, लेकिन वो फिर बहुत कॉम्प्लेक्स केस हो जाएगा। अभी चूंकि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तब तो अलग अलग आप अगर रखते चले जाओगे तो हर लिक्विड का जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो अलग अलग होता चला जाएगा। बिल्कुल सही है। तो बताओ, ये सरफेसेस सबको क्लियर हुई कि ये सरफेसेस बनती क्यों है, कैसे बनती हैं? yes, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये सरफेसेस बनना ना क्लियर हुआ हो? कोई नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से बड़ा होता है तो सरफेस कुछ ऐसी होती है, कॉनकेव अप, और अगर कोई सरफेस अगर कहीं पे कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से बड़ा होता है तो सरफेस होती है कॉन्वेक्स अप, ठीक है ना, कॉन्वेक्स अप, ये कॉनकेव अप। क्लियर हो गई बात? अब एक नया टर्म आता है जिसका नाम होता है कंसेप्ट ऑफ वेटिंग एंड नॉन वेटिंग एंड कॉन्टैक्ट एंगल। कोई चीज कब वेट होती है, कब वेट नहीं होती है, इस चीज के बारे में हमको समझना है, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए एक टर्म डिफाइन किया गया, कॉन्टैक्ट एंगल, और कॉन्टैक्ट एंगल के हिसाब से हम किसी भी चीज की वेटिंग और नॉन वेटिंग को डिसाइड करते हैं, ठीक है। और ये कॉन्टैक्ट एंगल हर इंटरफेस के लिए अलग अलग होगा। वाटर ग्लास के लिए कुछ और होगा, मरकरी ग्लास के लिए कुछ और होगा, वैक्स और ग्लास के लिए कुछ और होगा। जैसे जैसे आपके दो डिफरेंट मीडियम्स कांटेक्ट में आते चले जाएंगे उनका कांटेक्ट एंगल बदलता चला जाएगा। कांटेक्ट एंगल होता क्या है, देखिए, एंगल बिटवीन सॉलिड एंड द लिक्विड सरफेस मेजर्ड थ्रू लिक्विड, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। लिक्विड के थ्रू मेजर करने के लिए साथ हम जो एंगल बनाते हैं उसको कहते हैं कांटेक्ट एंगल। जैसे मान लीजिए कोई बूंद है, ये कोई ड्रॉप है, किसी भी लिक्विड की ड्रॉप है, ये आपकी कोई सॉलिड सरफेस है, ये आपकी कोई सॉलिड सरफेस है, ये आपकी कोई सॉलिड सरफेस है, ठीक है ना। और इस सॉलिड सरफेस पे कोई लिक्विड की ये ड्रॉप है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे जो जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहां पर एक टेंजेंट खींचते हैं, वहां पर हम एक टेंजेंट खींचते हैं। ये देखो, एक टेंजेंट खींची गई, देख पा रहे हो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहां से एक टेंजेंट खींची गई। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? और लिक्विड के थ्रू जो एंगल बनेगा उसको कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल तो ये भी बन सकता था ना, एंगल तो ये भी बन सकता था, लेकिन क्या इसको कंसीडर करेंगे? इसको कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये एंगल लिक्विड के थ्रू नहीं है। लिक्विड के थ्रू जो एंगल होता है टेंजेंट का इस इंटरफेस से, उसको कहते हैं क्या? एंगल ऑफ कांटेक्ट। So the angle between solid and the liquid surface measured through liquid. हम चाहते तो इसको भी मेजर कर सकते थे, लेकिन हम इसको मेजर नहीं करेंगे, हम इसको कहेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आई? जरा इस केस में देखते हैं।
मान लीजिए ये हमारे पास कोई सॉलिड सरफेस है, दिस इज सम सॉलिड सरफेस, ये सॉलिड सरफेस है, ठीक। अगर ये हमारे पास सॉलिड सरफेस है तो ये हमारे पास अपना सॉलिड सरफेस है, ये हमारे पास लिक्विड का ड्रॉप है या कोई भी लिक्विड है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या ड्रॉ किया, एक टेंजेंट ड्रॉ की, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट ड्रॉ की और लिक्विड के थ्रू एंगल नापा। हमने जो एंगल नापा वो लिक्विड के थ्रू नापा। हम चाहते तो यहां से भी नाप सकते थे, लेकिन हम यहां से नहीं नापेंगे, हम लिक्विड के थ्रू एंगल लेते हैं और फिर उसको डिफाइन करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। जैसे पिछले केस में अगर हम पिछले अपने केसेस में चले तो जरा यहां पर देखिए, यहां पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो कैसे निकालेंगे, ये टेंजेंट और लिक्विड के थ्रू जो एंगल होगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये कहलाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। लेने को तो आप ये एंगल भी ले सकते हो भैया, लेकिन इसको थोड़ी लेना है क्योंकि ये एंगल लिक्विड के थ्रू है क्या, ये एंगल लिक्विड के थ्रू है क्या, बोलो। ये टेंजेंट है, दिस इज अवर टेंजेंट। अगर हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट दिखाना है तो लिक्विड से हम ड्रॉ करेंगे एंगल। हम चाहते तो इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, बट दिस विल नो मोर लेस कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो लिक्विड के थ्रू जो एंगल बनता है बिटवीन सॉलिड सरफेस एंड लिक्विड सरफेस, ये आपकी सॉलिड सरफेस है, ये आपकी सॉलिड सरफेस है, देख पा रहे होंगे आप, देख पा रहे हैं क्या, ये आपके पास सॉलिड सरफेस है, ये मैंने लिक्विड पे टेंजेंट ड्रॉ किया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। तो सॉलिड सरफेस और लिक्विड के बीच में जो एंगल बनेगा थ्रू लिक्विड, उसको कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो यहां पर ये बताइए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या आपको लेस देन π/2 दिख रहा है? और यहां पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है क्या आपको ग्रेटर देन π/2 दिख रहा है? तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसे डिफाइन किया जाता है। आई होप अब आप समझ पाए होंगे कि एंगल ऑफ कांटेक्ट का क्या मीनिंग है। क्या आप समझ पाए इस बात को? आगे अब कोई सरफेस कब भीगेगी, कब वेट होगी, कब वेट नहीं होगी, वो इनकी वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यूज पे भी डिपेंड करेगा। द कांटेक्ट एंगल ऑफ अ लिक्विड विद द सॉलिड इज यूज्ड एज अ वेटेबिलिटी इंडेक्स। वेटेबिलिटी का इंडेक्स मतलब समझ रहे होगे, उसको सरफेस को कितना गीला कर सकता है, उसका मेजरमेंट जो होगा उसको कहते हैं वेटेबिलिटी इंडेक्स। शुभांश हो गया क्लास में? शुभांश नहीं है क्या? अरे यार बहुत लोग नहीं है क्लास में यार, क्या बात है? श्वेतांक, श्वेतांक भी नहीं है। चलो ठीक है। सो कांटेक्ट एंगल ऑफ अ लिक्विड विद द सॉलिड इज यूज्ड एज अ वेटेबिलिटी इंडेक्स। तो कांटेक्ट एंगल से हम डिफाइन कर सकते हैं, कांटेक्ट एंगल से हम ये जान सकते हैं कि कोई लिक्विड सॉलिड को कितना वेट करेगा, उसकी मेजरमेंट जो होती है वेटेबिलिटी इंडेक्स कहते हैं उसको हम उससे ये जान सकते हैं कि कितना कोई लिक्विड किसी सॉलिड को वेट कर सकता है। अब कुछ बातें सामने निकल कर आएंगी। क्या? अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री से कम भी हो सकती है, जैसा कि इस केस में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अल्फा की वैल्यू 90 से बड़ी भी हो सकती है, अल्फा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इतना ही एंगल पॉसिबल है, 0 से 180 डिग्री इतनी तो एंगल पॉसिबल है, 0 से 180 डिग्री इतनी तो एंगल पॉसिबल है। जिस भी लिक्विड सॉलिड इंटरफेस का एंगल ऑफ कांटेक्ट, जिस भी लिक्विड सॉलिड का एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री होगा, द लिक्विड विल वेट द वॉल या लिक्विड विल वेट द सॉलिड, जो भी सॉलिड है। अगर उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम है तो पक्का वो लिक्विड सॉलिड को वेट करेगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वाटर ऑन द ग्लास। देखा है आपने कभी वाटर को ग्लास में डालते हुए देखा है? कुछ इस प्रकार का शेप बनता है क्या? कुछ इस प्रकार का शेप बनता है क्या?
यस सर। और इस प्रकार के शेप में आप देखिए साफ साफ दिख रहा है कि अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है। अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है। और अगर अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है किसी भी सॉलिड लिक्विड इंटरफेस के लिए, अगर अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है किसी भी सॉलिड लिक्विड इंटरफेस के लिए, देन दैट लिक्विड विल वेट द सॉलिड, देन लिक्विड विल वेट द सॉलिड। अगर आप देखें तो जब आप मरकरी की ड्रॉप्स डालते हो ग्लास पे तो क्या कुछ ऐसा शेप बनता है? और अगर आप मरकरी का ड्रॉप देखोगे सॉलिड के ऊपर डालकर तो ऐसा शेप बनेगा। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अल्फा की वैल्यू क्या 90 से बड़ी है? यस सर। और अगर अल्फा की वैल्यू 90 से बड़ी है तो फिर क्या आप खुद बताइए रोजमर्रा के एक्सपीरियंस से क्या मरकरी कभी ग्लास को वेट करता है? नहीं करता। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस और भी इसमें कुछ बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें बताता हूं, थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेट करके, थोड़ा और बढ़िया चीज बताना चाहता हूं आपको केमिस्ट्री से रिलेट करके। देखिए क्या चीजें हैं। तो मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या होता है, कैसे बनता है, मैं सब यहां पे अब डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है सॉलिड, ये है सॉलिड, और लेट्स से आई हैव सम सरफेस लाइक दिस, ठीक है ना, लिक्विड है, सॉलिड के ऊपर लिक्विड। एक केस ये बन सकता है, ठीक। दूसरा केस क्या बन सकता है? दूसरा केस ये बन सकता है। दूसरा केस क्या बन सकता है? ये बन सकता है। तीसरा केस पे क्या बन सकता है? तीसरा केस कुछ ऐसा बन सकता है। तीसरा केस कुछ ऐसा बन सकता है। चौथा केस क्या बन सकता है? चौथा केस क्या बन सकता है? देखिए ये हमारा है लिक्विड हर जगह, और ये हमारा है सॉलिड, ठीक। ये लिक्विड और ये सॉलिड। अलग अलग प्रकार के लिक्विड्स हैं, अलग अलग प्रकार के सॉलिड्स हैं। ये लिक्विड, ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये सॉलिड। अब पहले तो हम कांटेक्ट एंगल देखें यहां पे कैसे लिखेंगे। ये मैंने 4 केसेस यहां पर लिए आपके सामने, ठीक है। 4 केसेस में अगर मुझे एंगल ऑफ कांटेक्ट लिखना है तो सबसे पहले खटाक से यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, तुरंत एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। ड्रॉ टेंजेंट ओवर है, जो भी जहां पर भी एंगल ऑफ कांटेक्ट, जहां पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। आपने टेंजेंट यहां पर ड्रॉ कर दिया कि नहीं कर दिया? क्या आप टेंजेंट जब यहां ड्रॉ करेंगे तो क्या वो इसी सरफेस पे ओवरलैप करेगी? बोलो भाई, जब आप टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ड्रॉ करेंगे तो क्या वो इसी सरफेस पे ओवरलैप करेगी क्या? तो यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना हो गया बच्चों? 0। बहुत बढ़िया। यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री। यहां पर अगर आप देखें तो लिक्विड के थ्रू एंगल नापना है, तो लिक्विड के थ्रू अगर आप एंगल नापेंगे तो यहां पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट आएगा, जो यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट आएगा वो कितना आएगा? लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, ठीक। यदि आप यहां पर देखें तो अगर आप यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, अगर आप यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से और लिक्विड के थ्रू एंगल लेते हैं, लिक्विड के थ्रू एंगल लेते हैं, लिक्विड के थ्रू एंगल लेते हैं, तो यहां पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट आया,
यहां पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट आया वो कितना आया, 90 डिग्री से बड़ा आया, है ना, बोलो भाई। यस सर। और अगर जब आप यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या आप टेंजेंट कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, खुद सोचिए, ऐसे तो ड्रॉ करेंगे। ये कितना एंगल बन रहा है यहां पे, कितना एंगल बन रहा है बताओ, 180 डिग्री। लिक्विड के थ्रू एंगल नापते हैं, याद रखिएगा, लिक्विड के थ्रू, सॉलिड सरफेस से शुरू करते हैं और लिक्विड के थ्रू एंगल नापते हैं। तो यहां पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट हुआ वो कितना हुआ, 180 डिग्री। बेटा इतनी बात क्या सबको समझ में आई, यस सर। यहां तक सबको समझ में आई। अब आपने केमिस्ट्री में बहुत नाम सुना होगा, बहुत चीजें सुनी होंगी कि कोई सब्सटेंस जो है वो हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक होता है, सुना है कि नहीं सुना है। यस तो बेटा ये जो सब्सटेंस है, ये जो लिक्विड है, ये जो चीजें हैं, ये कैसी होंगी, ये कैसी होंगी, हाइड्रोफिलिक की हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं, जो हाँ, वाटर लविंग, एग्जैक्टली, मैं यही वर्ड सुनना चाहता था साहब। मैंने ये क्या बनाया है बताओ, मैंने ये क्या बनाया है, ये कैसे, ये चीज क्या है, इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर होगा क्या, हाइड्रोफोबिक। अगर अब आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक में क्या चीज है जो उनको डिफरेंशिएट करती है, तो क्या जवाब दोगे, कौन सा पैरामीटर है जिसके थ्रू आप बता सकते हो कि ये हाइड्रोफिलिक और ये एरिया ऑफ कांटेक्ट नहीं, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट, नॉट एरिया ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। समझ में आ गई बात आपको इतनी। अच्छा अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर देखिए आप, यहां पर देखिए, यहां पर जो आपके पास एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो 0 डिग्री है। इट कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड, इट कंप्लीटली वेट्स, जिस भी सॉलिड पे गिरेगा उसको कंप्लीटली वेट कर देगा। ये देखो यार, मरकरी का ड्रॉप मोरलेस मुझे ऐसे ही दिखता है, या तो मुझे ऐसा दिखेगा या तो मोरलेस ऐसे दिखेगा। तो ये कब बनेगा, जब आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना हो चुका है, 180 डिग्री। दिस इज वाटर रिपेलेंट, या जो भी आप कह सकते हो, पूरी तरीके से ये सॉलिड पे नहीं चिपकेगा, पूरी तरीके से खारिज कर देगा। वो चाहता था कि मैं चिपका लूं इसको, लेकिन चिपका पाएगा नहीं। एंगल ऑफ कांटेक्ट 180 डिग्री है, और जब कभी भी एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से बड़ा बन जाता है तो वो चीजें हाइड्रोफोबिक हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, हाइड्रोफोबिक। हाँ अब अभिसार अपना डाउट बताओ। अभिसार डाउट बताओ। अभिसार ने हाथ उठाया था, डाउट बताओ। अरे अभिसार आवाज आ रही है, बोलो भाई। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या। नो सर। ए उसकी रिप्रेजेंट्स फॉर एंगल ऑफ कांटेक्ट, मैं यहां पे लिख देता हूं ए ओ सी। तो मैंने आपको 4 प्रकार की चीजें दिखा दी। जब एंगल 90 डिग्री से कम होगा, जब एंगल एग्जैक्टली 0 डिग्री होगा, जब 90 डिग्री से बड़ा होगा, और जब वो 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री का भी फिगर मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें मैंने कर दिया। अब क्या होता है, अब मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जरा उसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक कंसेप्ट होता है, उसका डेरिवेशन नीडेड नहीं है आपके लिए। प्रेशर डिफरेंस एकदम नया बढ़िया कंसेप्ट है। प्रेशर डिफरेंस या एक्सेस प्रेशर, हेडिंग ज्यादा सही रहेगी।
on the curved surface. Excess pressure on the curved surface, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक्सेस प्रेशर ऑन द कर्व्ड सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक लेयर ऑफ लिक्विड है, ठीक है ना, कुछ ऐसी लेयर ऑफ लिक्विड है। लेट्स से कि आई हैव सम लेयर ऑफ लिक्विड, आई हैव सम लेयर ऑफ लिक्विड, नेम इट ए बी सी। तो देखिए यहां पर दो आपके पास कर्वेचर्स हैं कि नहीं है, एक कर्वेचर ए बी है, एक कर्वेचर बी सी है। क्या आपको दिख रहा है? इनका कुछ ना कुछ अपना रेडियस होगा, इनका कुछ ना कुछ अपना एक रेडियस होगा। दे वुड बी हैविंग सम ऑफ देयर रेडियस, इनका अपना कुछ ना कुछ रेडियस होगा। O1 O2, ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है। ठीक, हमारे पास एक कर्वेचर है, ठीक है ना भाई। कर्वेचर का मतलब क्या है? आप कह सकते हो कि एक लिक्विड की लेयर, ठीक है ना, कर्व सरफेस ऑफ द लिक्विड। अगर हमारी लिक्विड की सरफेस कर्व्ड है, अगर हमारी लिक्विड की सरफेस कर्व्ड है, वो कर्व मैंने आपको दिखाया, ये ऊपर से, ये आप देख पा रहे हो, ऊपर से कर्व्ड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर इसके टॉप सरफेस पे प्रेशर P1 है और इसकी बॉटम सरफेस पे प्रेशर P2 है, इसकी टॉप सरफेस पे प्रेशर P1 है और बॉटम सरफेस पे प्रेशर P2 है, और P2 की वैल्यू P1 से बड़ी है, P2 की वैल्यू P1 से बड़ी है। हमारे पास एक लिक्विड की सरफेस है जो कि कर्व्ड है, वो कर्व सरफेस मैंने आपको यहां पर दिखाया है। इस कर्व सरफेस से दो कर्वेचर्स हैं, एक कर्वेचर AB और एक कर्वेचर BC। AB कर्वेचर का रेडियस है R1 और BC कर्वेचर का रेडियस है R2। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर हो रही है आपको? विजुलाइज नहीं हो पा रहा है। आप एक लेयर इमेजिन करिए लिक्विड की जो कि ABC शेप की है, हो सकती है भाई, लिक्विड की लेयर है तो वो सॉलिड तो होगी नहीं, तो इट कैन बी कर्व्ड, इट कैन बी कर्व्ड। अगर आप ध्यान से सोचें तो लिक्विड की लेयर है तो वहां पे रिजिड बॉडी के कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा कि कोई लिक्विड की लेयर कैसे ऐसे हो सकती है, नहीं, इट इज अ लेयर ऑफ लिक्विड, और लेयर तो कैसी भी किसी भी शेप की हो सकती है। तो यदि जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर आपके सामने ये दिखाया कि भाई ये आपके पास कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर्स हैं, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, मतलब एक सरफेस कुछ ऐसी आई है, एक सरफेस कुछ वैसी गई है, ठीक है ना। अगर मैं आपको इसको और डिटेल में दिखाऊं तो इट वुड बी समवॉट लाइक दिस, it would be somewhat like this। अगर मैं इसको और दिखाऊं आपको तो देखो कर्वेचर तो किसी भी प्रकार की हो सकती है। ये देखो लिक्विड की एक लेयर, अब विजुलाइज हुआ? तो यही लिक्विड की मैं लेयर आपको विजुलाइज कराना चाह रहा था कि ये लिक्विड की लेयर है, उसको विजुलाइज करिए, ठीक है ना। तो मैंने इसका देखिए यहाँ पे एक इसका, क्योंकि देखो ये जो कर्वेचर है वो AB है, ये C है, इसको D मान लेते हैं। तो ये AB का रेडियस और BC का रेडियस अलग अलग होगा। जरूरी थोड़ी है कि उनका रेडियस सेम हो, जरूरी थोड़ी है कि दो कर्वेचर का रेडियस सेम हो, जरूरी थोड़ी है कि दो कर्वेचर का रेडियस सेम हो। अगर मैं ये लिख रहा हूं कि AO1 इक्वल्स टू BO1 that is equals to R1, तो मैंने किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा है ये बताओ? मैंने किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा है बताओ? या इसको आप, या आप इसको ऐसे सोचो, आप इसको ऐसे सोचो, इसको छोड़ दो यहां पे, आप ऐसे सोच लो, इसको आपके लिए ज्यादा आसान पड़ेगा। ये इसको O2 ले लो, ये R2, ये R2, ये R1, ये R1। अब आपको विजुलाइज हो गया कि आपके पास ये जो AB है, AB कर्वेचर है, कर्वेचर का मतलब समथिंग कर्व्ड, ठीक है ना, जो कि 2D प्लेन में लाई करता है, कर्व्ड है, ये कर्व है, AB कर्वेचर है, जिसका O1 इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर O1 सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर O1 सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर O1 सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसका मतलब ये R1 और ये R1, ठीक है ना। अगर BC कर्वेचर है तो उसका सेंटर O2 है, तो BO2 and CO2 that would be equals to R2। और ये कर्व्ड सरफेस है, ये क्या है? एक ऐसे कर्व्ड सरफेस। मैं इस पे शेडिंग कर देता हूं। क्या मेरी बात आप समझ में आई पूरी तरीके से?
पक्का? यस चलो, तो मैंने ये कहा कि मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई कर्वेचर है, अगर हमारे पास ऐसा कोई कर्वेचर होगा तो भाई यहां पर हमने माना कि इसके टॉप पे प्रेशर P1 है और बॉटम से प्रेशर जो लग रहा है वो P2 है, ऐसा हमने माना, और P2 की वैल्यू P1 के बराबर होगी। तो जो एक्सेस प्रेशर लगेगा P2 माइनस P1, दिस इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। व्हाई? बिकॉज P2 की वैल्यू P1 से बड़ी है, और अगर P2 की वैल्यू P1 से बड़ी है तो जो एक्सेस प्रेशर होगा that would be T upon 1 by R1 plus 1 by R2, where T is the surface tension. T is the surface tension. क्योंकि भाई ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन के बीच में खिंचाव होगा कि नहीं होगा? इस मेम्ब्रेन के बीच में खिंचाव होगा, तो खिंचाव होने की वजह से एक सरफेस टेंशन आ जाएगा। R1 and R2 are the radius of curvature. Are the radius of curvature. अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला कहां से आया? पूछोगे कि नहीं पूछोगे? यस सर। तो मैं आपसे एक जवाब दूंगा, मैं आपको एक जवाब ये दूंगा कि जब कभी हम और आप अकेले बैठेंगे एकदम सुनसान जगह पे, तब मैं आपको इस फॉर्मूले का डेरिवेशन बताऊंगा, वैसे तो नीड नहीं है। तो जब कभी आप हमारे साथ सुनसान इलाके में बैठेंगे तब मैं उस फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको बताऊंगा। बहुत ब्यूटीफुल सा डेरिवेशन है, बट दिस इज नॉट नीडेड फॉर द कोर्स ऑफ IIT JEE प्रिपरेशन। बस जो कह रहा हूं वो तथाकथित सच है, और उस सच को मानना आपका काम है, उस सच को मानना आपका काम है, उस सच को मानना आपका काम है। ठीक है, याद रहे, यहां पे कई बार हम प्लस माइनस लगाते हैं, प्लस माइनस लगा देते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट समझना है इस फॉर्मूले के बारे में। इस फॉर्मूले को समझ लो, सीख लो। कभी भी जेई का कोई भी आया हुआ क्वेश्चन कर्वेचर के ऊपर कभी भी गलत नहीं होगा। जेई में आया हुआ कोई भी क्वेश्चन कर्वेचर के ऊपर कभी भी गलत नहीं होगा। इस बात को एकदम ध्यान में बिठा लो कि कर्वेचर पे आया हुआ क्वेश्चन हमसे कभी भी जेई में गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये फॉर्मूला जब ये प्लस का यूज करते हैं और माइनस का यूज करते हैं, इस बात का जरा ख्याल रहे। इस बात का ख्याल कुछ इस प्रकार से रहे कि जो हमारे पास एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला है वो है T1/R1 प्लस माइनस 1/R2। जब दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम साइड हो, मतलब O1 O2 सेम साइड हो, तो अब यहां पे प्लस यूज करते हैं। ठीक है, और मान लो अगर O1 इधर हो, O2 ऊपर हो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड हो, तब हम यहां पर माइनस यूज करेंगे, कैसे सर? वो शेप कैसे बन सकती है, जरा दिखाइए। तो दिखाता हूं आपको हाउ दैट शेप कैन बी फॉर्म्ड। कुछ मान लीजिए हमारे पास ऐसा है, कुछ मान लीजिए हमारे पास ऐसा है। ठीक है, तो यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखें, यदि आप थोड़ा यहां पर ध्यान से देखें तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे आपको दो कर्वेचर्स दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं दो कर्वेचर्स, हाँ ना, बोलो यार। देख रहे सर। एक कर्वेचर आपको ये दिख रहा होगा, ठीक,
और एक कर्वेचर आपको ये दिख रहा होगा, दोनों सेम साइड है कि नहीं है, कोई सरफेस ऐसे। तो यहां पर भी आप फॉर्मूले में पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे जब दोनों कर्वेचर के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम साइड हो, तब आप हमेशा फॉर्मूले में वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे। तो एक लेयर मैंने आपको यहां ऐसे बनाकर दिखाई और एक लेयर मैंने आपको यहां ऐसे बना के दिखाई। यदि आपको अभी भी विजुलाइज नहीं हो रहा है तो अब आपको विजुलाइज आराम से होना चाहिए कि ये कुछ ऐसा पन्ना है। जब आप पन्ने को अपने फोल्ड करते हो, कुछ ऐसे कर्व करते हो, जिसका ये एंड भी कर्व्ड है, ये एंड भी कर्व्ड है, तो ये मैंने इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की हैं। ये मैंने उस प्लेन पे क्या ड्रॉ किया है, इमेजिनरी लाइंस। और ये इमेजिनरी लाइंस किसी एक पॉइंट पर यहां पर सेंटर सबटेंड कर रही होंगी। ये इमेजिनरी लाइंस कहीं एक पॉइंट पे यहां पर सेंटर सबटेंड कर रही होंगी। उसी प्रकार से ये इमेजिनरी लाइंस कहीं यहां पर सेंटर सबटेंड कर रही होंगी। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? यस सर। तो यहां पर फॉर्मूले में अप्लाई करते समय मान लो ये प्रेशर आपके पास है P2, ये प्रेशर आपके पास P1, ये प्रेशर है P2, ये प्रेशर है नीचे की तरफ P1। तो जो एक्सेस प्रेशर होगा P2 माइनस P1, दैट वुड बी इक्वल्स टू T1 बाय R1। R1 क्या है, ये रेडियस। R2 क्या है भैया, R2 क्या है? कोई बताएगा R2 क्या है? ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गई बात? ऐसे ये कितने लोगों को क्लियर नहीं हो पाया भाई? पक्का? यस सर। ये आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना। जनरली हमारे पास ऐसे ही फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करने के लिए आएगा, हमें कुछ और नहीं सोचना है, ठीक है। इस बात का बिल्कुल ख्याल रहे। अच्छा, एक चीज आप और सोच सकते हो, जिधर प्रेशर ज्यादा होगा वो सरफेस कैसी होगी, कॉनकेव होगी ना, जिधर प्रेशर ज्यादा होगा। अगर आप देखें तो बताओ P2 ऑब्वियसली P1 से बड़ा होना चाहिए था क्योंकि सरफेस कुछ ऐसी है। यस सर। तो P2 की वैल्यू P1 से बड़ी होगी क्योंकि कॉनकेव साइड जो होती है उधर प्रेशर ज्यादा होता है, कॉन्वेक्स साइड की तरफ प्रेशर कम होता है। ये चीज यहां से भी फॉलो हो रही है। यदि आप P2 लिखेंगे तो P1 प्लस T टाइम्स 1/R1 प्लस 1/R2 लिखेंगे। तो यार खुद देखो P2 की वैल्यू P1 से बड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। यहां तक किसी भी व्यक्ति, किसी भी विशेष को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए फटाक से। कोई भी दिक्कत हो, मैं तुरंत दिक्कत आपकी लेने के लिए तैयार हूं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्क मी इमीडिएटली। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्क मी इमीडिएटली। ओके, अब मैं इसका कुछ एप्लीकेशन करके दिखाता हूं आपको, कुछ इसका एप्लीकेशन करके दिखाता हूं। क्या एप्लीकेशन हो सकती है? देखिए, एक्सेस प्रेशर इनसाइड एयर बबल। आपने हवा के बुलबुले देखे हैं? बोलो भैया, आपने कभी हवा के बुलबुले भाई कभी देखिए? आप कभी देखते होंगे एक बुलबुला हवा का, जब आप कभी नहाने जाते होंगे, नहाने पता नहीं जाते हो कि नहीं जाते हो, जो टब से एक बुलबुला बाहर की तरफ उठता है, एयर बबल। देखा है ना नहाते हुए जब उठता है बुलबुला? एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द एयर बबल हमें निकालना है। तो जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई एयर बबल है, ये आपके पास कोई एयर बबल है, वी हैव सम एयर बबल लाइक दिस, ठीक है। और अगर ये एयर बबल है तो ऑब्वियसली इसका अपना रेडियस होगा। एयर बबल कुछ ऐसा ही तो होता है, मानते हो कि नहीं मानते हो? मान लो इसकी इनर वॉल पे प्रेशर है P1 और इसकी आउटर वॉल पे प्रेशर है P2, ठीक। या P2 नहीं लिखो, इसको P एटमॉस्फेरिक लिख लो क्योंकि ये हवा में है, इस बात का ख्याल रहे।
ये हवा में, पी नॉट लिख लो, इधर पी लिख लो, हवा में है, ये एयर बबल है मान लो, या मान लो कुछ P1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो इसको, कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लो P2, इसको मान लो P1। हाँ P2, इसको P2, इसको P1, ठीक है। ऐसा मान लो कि किसी ये पानी के कंटेनर में है, किसी वाटर के कंटेनर में है, ऐसा हमने मान लिया कि किसी वाटर के कंटेनर में है। इट इज कंटेन्ड इन सम कंटेनर विच इज कैरिंग द वाटर, ठीक है। और पानी, इसके बाहर पानी है, इसके बाहर पानी है, इसको जरा पानी में मैं ढक दूं, वरना आप मानते नहीं हो बिना ढके। ये देखो, सबको विजिबल है? ये पानी है भैया, ये पानी है, पानी है, बहुत बढ़िया सर, पानी है। अच्छा सर, अगर इस बुलबुले की सरफेस कर्व्ड है, अगर इस बुलबुले की सरफेस कर्व्ड है, तो ऑब्वियसली अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, बाहर का कम होगा, क्योंकि प्रेशर कॉनकेव साइड ज्यादा होता है, कॉन्वेक्स साइड कम होता है। यस सर। तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि यहां से जो एक्सेस प्रेशर होगा P2 माइनस P1, वो किसके बराबर होगा? T टाइम्स 1/R1 प्लस 1/R2। अब यार, अगर ये एक स्फीयर है तो R1 बराबर R2 होता है कि नहीं होता है स्फीयर में? बता दो यार, बता दो इस बात को। अगर मुझे ये फॉर्मूला लगाना है एक्सेस प्रेशर निकालने के लिए, मैं इस फॉर्मूले, अभी जो मैं रिजल्ट सॉल्व करूंगा उसको मैं किसी और तरीके से भी लेकर आऊंगा आपके सामने, ठीक है ना। मैं आपको बस एक दिखा रहा हूं कि कैसे चीजों को सॉल्व करते हैं। तो P2 माइनस P1 की वैल्यू T 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगी। और अगर चूंकि मैं इसको स्फीयर बोल रहा हूं तो मैं कोई भी रेडियस ऑफ कर्वेचर लूंगा बेटा, उसको R ही तो लिखूंगा यार। तो P2 माइनस P1 की वैल्यू T टाइम्स 1/R प्लस 1/R हो जाएगी। यहां तक किसी को पेन है? Anyone is having no pain? Okay. Excess pressure P2 minus P1, that would be equals to T 2/R। तो इसका मतलब हमारे पास एक रिजल्ट सामने आ जाता है, हमारे पास एक रिजल्ट सामने आ जाता है। वो रिजल्ट सामने क्या आ जाता है कि जो P2 माइनस P1 होगा, जिसको हम एक्सेस प्रेशर कहते हैं, जिसको हम एक्सेस प्रेशर कहते हैं, वो एयर बबल के लिए कितना होता है? 2T/R। एयर बबल के लिए एक्सेस प्रेशर कितना होता है? 2T/R। अच्छा, ये प्रेशर इसकी वॉल पे हर जगह लग रहा होगा, और लगना भी चाहिए यार। क्यों नहीं लगना चाहिए भाई? क्योंकि ये सरफेस कर्व्ड है ना। अंदर से प्रेशर P1 होगा, बाहर से प्रेशर P2 होगा। तो कई बार आपसे पूछेगा कि बताओ P1 बड़ा है कि P2 बड़ा है, मतलब आपसे कह देगा कि एक पॉइंट मान लो ये है और एक पॉइंट मान लो ये है, 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स मान लो, इसको कह देता है 1, इसको कह देता है 2। तो कह देता है बताओ P1 की वैल्यू P2 से बड़ी होगी कि P1 की वैल्यू P2 के बराबर होगी कि P1 की वैल्यू P2 से छोटी होगी? कैन नॉट बी सेड। क्या आंसर है इसका? हाउ वी हैव गॉट दिस ना। इसको देख के तो हम बोल पा रहे हैं इस बात को, इसको देख के ही हम इस चीज को बोल पा रहे हैं बेटा, इसको देख के ही हम इस चीज को बोल पा रहे हैं, इसको देख के ही हम इस चीज को बोल पा रहे हैं। बोलो भाई। यहां तक कोई दिक्कत किसी को किसी भी प्रकार की हो तो बताइए। नो सर, नो सर। अच्छा, क्या आपको इसका दूसरा तरीका सिखाऊं? चलिए, इसका दूसरा तरीका देखिए।
हाँ, another method. हालांकि मुझे ये बहुत अच्छा नहीं लगता है। क्या तरीका है देखिए, सेम अज्यूम कर लीजिए मेरे पास एक हवा से एयर बबल है, ठीक, एयर बबल है, बाहर से प्रेशर लग रहा है P1, अंदर से प्रेशर लग रहा है P2, रेडियस है R, ठीक है डियर। मैं इसको इमेजिनरीली यहां से कट कर रहा हूं, B से कट कर रहा हूं। अगर मैं इसको इमेजिनरीली यहां से कट करूंगा, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, आई एम गोइंग टू गेट टू हेमिस्फीयर्स, बोलो भाई कुछ ऐसा मिलेगा? हाँ सर। आई एम गोइंग टू गेट टू हेमिस्फीयर्स। अब दो हेमिस्फीयर्स हमारे पास सामने आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा यार, ये जो हेमिस्फीयर्स हैं, क्या ये एक दूसरे की तरफ टेंशन, सरफेस टेंशन से एक दूसरे को खींच नहीं रहे होंगे? खुद बताओ जरा, सरफेस टेंशन से क्या ये एक दूसरे को खींच नहीं रहे होंगे? क्योंकि दे वांट टू मिनिमाइज देमसेल्व्स, हाँ ना बोलो यार, खींच नहीं रहे होंगे? खुद सोचो इस बात को। भाई जब आपने इसको 20 से कट किया होगा तो कुछ फोर्स ऐसे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा हर जगह? यस सर। भाई खुद सोचो यार, उनका नेचर क्या है? दे वांट टू कॉन्ट्रैक्ट something which is a liquid that want to contract, that tends to acquire minimum area. इस बात को याद रखिएगा, liquid surface tends to acquire minimum area. लिक्विड सरफेस टेंड्स टू एक्वायर मिनिमम एरिया। अगर वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करना चाहता है तो ऑब्वियसली क्या करेगा? खींचेगा कि नहीं खींचेगा? बोलो भाई। यस। अब बाहर से प्रेशर लग रहा है P1, ठीक है। यदि मैं इस हाफ पार्ट की बात करूं, मतलब हेमिस्फीयर की बात करूं, मैं अदर हेमिस्फीयर को छोड़ देता हूं, यदि मैं सिर्फ इतने हेमिस्फीयर की बात करता हूं और इतने हेमिस्फीयर पे यदि मैं फोर्सेस देखना शुरू करूं, यदि मैं इतने हेमिस्फीयर पे फोर्सेस देखना शुरू करता हूं, so what I am going to get is this, देखें यहां पे कि भैया यहां पे तो देखो ये सरफेस टेंशन वाला फोर्स, यहां पर तो ये सरफेस टेंशन वाला फोर्स, यहां पर P1 फोर्स। तो सरफेस टेंशन वाले फोर्स को क्या मैं T इंटू 2πr लिख सकता हूं? खुद सोचो, हमने डिराइव किया है। पिछली क्लास में डिराइव किया था हमने ये चीज, मैक्सिमम सरफेस टेंशन का फोर्स कितना होगा। हाँ सर, ओके। क्या इतनी बार किसी को डाउट हो रही तो पूछ ले हमसे फटाक से। इतने में किसी को कोई डाउट हो रहा हो फटाक से पूछ लो कि सर सरफेस टेंशन का फोर्स हमने कैसे लिख दिया? डिराइव किया था सर, डिराइव किया था। असल में जो फोर्स सरफेस टेंशन का आया था वो T इंटू 2πr cos थीटा आया था। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? फिर जब ये हेमिस्फीयर बन चुका था तो cos थीटा की वैल्यू 1 हो गई थी। उस पर बहुत डिस्कशन चला था मेरा। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है पिछले लेक्चर से? तो ये सरफेस टेंशन का फोर्स हो जाएगा। ये फोर्स P1 लग रहा है, यहां से प्रेशर का फोर्स P2 लग रहा है, यहां से प्रेशर का फोर्स P2 लग रहा है। यदि मैं इस पे फोर्स बैलेंस करूंगा, तो P1 इंटू πr स्क्वायर, ये तो बाहर से फोर्स हो जाएगा, प्लस T इंटू 2πr, ये सरफेस टेंशन का फोर्स हो जाएगा, एंड दिस शुड बैलेंस P2 इंटू πr स्क्वायर। इट इज अ प्रेशर व्हेन गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, व्हाट इट गिव्स? When pressure gets multiplied by the cross sectional area or the effective area,
देन व्हाट इट गिव्स, फोर्स। तो यहां पर क्या मैंने इस हेमिस्फीयर पे फोर्स बैलेंस किया, कैसे, प्रेशर, इसका रेडियस कितना r, तो p इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू प्रेशर, दैट वुड बी द फोर्स। ये फोर्स होगा इस बबल पे, सॉरी हेमिस्फीयर पे। उसी प्रकार से P2 का फोर्स कितना होगा, P2 इंटू पाई आर स्क्वायर, P2 इंटू पाई आर स्क्वायर, वो भी इस अपोजिट डायरेक्शन में। और सरफेस टेंशन का फोर्स आप ऑलरेडी लिख के बैठे हुए हो, सरफेस टेंशन का फोर्स आप ऑलरेडी लिख के बैठे हुए हो। यदि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने गए तो जरा सॉल्व करिए बच्चों, सॉल्व करिए। P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 दैट वुड बी इक्वल्स टू T इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। फ्रॉम हेयर वी कैन सी दिस, we are getting the same result as I have stated above. Yes or no? Yes sir. This is from another method. मैं चाहूं तो एक आध तरीके से और कर दूंगा, but I don't need, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आपको इससे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो this is a force balance equation. What it is? ये कौन सी इक्वेशन है? फोर्स बैलेंस। तो मैंने क्या किया, इस हेमिस्फीयर को, सॉरी इस एयर के बुलबुले को जो कि स्फीयर है उसको हाफ पार्ट में डिवाइड किया। हाफ पार्ट में डिवाइड करने के बाद एक हाफ के ऊपर फोर्स बैलेंस कर दिया। यहां से प्रेशर मैंने P1 माना था, तो यहां पे प्रेशर का फोर्स P1 इंटू पाई आर स्क्वायर, इधर से मैंने अंदर से प्रेशर P2 मान रखा है, तो प्रेशर का फोर्स P2 इंटू पाई आर स्क्वायर, और टेंशन का फोर्स तो यहां पर मैंने दिखाई दिया। एनीवन हैविंग एनी डाउट? Is anyone having any doubt can ask? तो कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा ये बताएंगे आप हमें, ये वाला कि ये वाला? ये वाला। ये वाला पक्का? हाँ सर। ठीक है। देखिए, सहूलियत से पढ़ने का यही नतीजा होता है। यदि आप मुझे और टाइम देते तो मैं आपको और इंटरेस्टिंग चीजें बताता, लेकिन वी डोंट हैव टाइम। तो मैं आपको दो ही तरीकों से इस चीज को एंड कर रहा हूं, दो ही चीजों से इस बात को एंड कर रहा हूं। ठीक है बेटा? डियर, इस बात का ख्याल रखना, इस बात का ख्याल रखना कि जो एयर बबल होता है, जो एक्सेस प्रेशर होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा। नीट वाले याद रखें इस बात को। नीट वाले अगर आप आसानी से निकालना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि फॉर्मूला याद रख लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। गुरु बोलो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या मेरी बातें आपको? सब पक्का पूरी तरीके से? यस सर। चलो अगला केस में थोड़ा सा और डिस्कस करना चाह रहा हूं आपके साथ। थोड़ी सी कहानी जो है, थोड़ी सी जो कहानी है डियर, थोड़ी सी कहानी जो है वो बदल जाती है सोप बबल के लिए। ये एक स्पेशल केस होता है, ठीक है ना? इसीलिए मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल। एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल। यहां पे थोड़ा सा ये एक बढ़िया केस है, इसको याद रखना पड़ेगा सब चीजें आपको। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल। अब सर इसमें क्या है, इसमें भी तो फॉर्मूला लगाओगे? नहीं, सोप बबल की कहानी थोड़ी सी अलग है। सोप बबल में क्या होता है, दो सरफेसेस होती हैं। जैसे यहां पर देखिए आपने क्या किया, यहां पर आपने जब इसको विभाजित किया, जब इसको आपने डिवाइड किया, तो ये एक आपकी हेमिस्फीयर अलग हुआ, एक हेमिस्फीयर यहां पर अलग हुआ, बिकॉज इसके अंदर सिर्फ एक सरफेस, एक लिक्विड की एक लेयर होती है। सोप बबल के अंदर लिक्विड की दो लेयर्स होती हैं। सोप बबल के अंदर लिक्विड की दो लेयर्स होती हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है वो मैं आपको बता के दिखाता हूं यहां पे। सोप बबल में क्या होता है, लिक्विड की दो लेयर्स होती हैं। यहां पे मैं सोप बबल ले रहा हूं,
सोप बबल कितने लोगों ने देखा है भाई? देखा होगा ना? तो नहीं देखा? फेना ही लेना, फेना ही लेना, फेना ही लेना देखा कि नहीं देखा भाई? गुरु बोलो ना यार, बोलोगे नहीं तो फिर मैं सोचूंगा फिर समझाऊं कैसे आपको। बोलना इज मस्ट, मेरी क्लास में बोलना इज मस्ट। सोप बबल, सोप बबल भैया देखिए क्या है। सोप बबल में क्या हिसाब किताब है, सब कुछ पहले लिख लेते हैं। यहां से प्रेशर P1 लग रहा है, यहां से प्रेशर P2 लग रहा है, यहां से प्रेशर P1 लग रहा है, यहां से प्रेशर P2 लग रहा है, रेडियस R है, ठीक, रेडियस R है। जब आप इसको यहां से डिवाइड करोगे डियर, जब आप इसको यहां से डिवाइड करोगे तो सोप बबल में दो सरफेसेस होती हैं। सोप बबल में दो सरफेसेस होती हैं, थिन लेयर्स होती हैं सोप बबल में दो। एक तो आउटर होती है, उसके अंदर भी होती है, बहुत स्मॉल थिकनेस की होती है, बहुत स्मॉल थिकनेस की दो लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो अगर मैंने इसको यहां से काटा, अगर मैंने इसको यहां से काटा और इसको मैंने यहां दिखाया, ये मैंने आधा इसको काट के आधा सिरा दिखाया है, मतलब ये जो थिकनेस है ना, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस T इज वेरी स्मॉल, लेकिन होती है, लेकिन होती है। यदि मैं सोप बबल को काटूंगा तो ऐसी दो, मतलब आपको देख समझ पा रहे हो, दो सरफेसेस मिलती हैं। मेरी बात क्या समझ पाए? ये जो थिकनेस मैंने दिखाया है, ये जो मैंने थिकनेस दिखाया है बेटा, ये जो मैंने थिकनेस दिखाया है, दिस थिकनेस इज वेरी स्मॉल, ये थिकनेस बहुत छोटी होती है लेकिन होती है। क्या ऐसा एयर बबल में था क्या? ऐसा एयर बबल में नहीं था। ये कितने लोग समझ पाए कि ये सोप बबल काटने पे कुछ ऐसा दिखेगा? सोप बबल काटने पे कुछ ऐसा दिखेगा? कितने लोग समझ पाए इस बात को? समझ गए, समझ गए। पक्का, ठीक है। अब अगर मैं हाफ पार्ट नहीं दिखा रहा हूं, हाफ पार्ट नहीं दिखा रहा हूं, मैं फोर्सेस ड्रॉ कर रहा हूं। अब जो फोर्स होगा वो यहां पर भी लग रहा होगा, और क्या इस सरफेस अंदर वाली पे भी तो लग रहा होगा यार? खुद सोचो इस बात को। बाहर आउटर पेरीफेरी पे भी लग रहा होगा, एक अंदर जो पेरीफेरी है उस पे भी तो लग रहा होगा। यस सर। एक पेरीफेरी जो आउटर सरफेस की है, एक पेरीफेरी जो आउटर सरफेस की है, उस पे फोर्स लग रहा होगा T इंटू 2πr। एग्रीड, मानता हूं आपकी बात। लेकिन साहब एक अंदर भी तो सरफेस है ना, ये देखो पेरीफेरी अंदर भी तो दिख रही है छोटी सी। हाँ सर। तो यहां पर भी एक फोर्स लग रहा होगा T इंटू 2πr। बस यही अंतर होता है एयर बबल में और सोप बबल में। एयर बबल में क्या करते हैं, सिर्फ एक सिंगल लेयर होती है, यहां पे टू लेयर्स होती हैं, एक इनर लेयर एक आउटर लेयर। दिस इज द आउटर लेयर, दिस इज द आउटर लेयर एंड दिस इज द इनर लेयर। हाँ ना बोलो भाई? यस सर। हाँ सर। अब देखिए यहां पे, अब देखिए यहां पे, यहां से प्रेशर लग रहा है P1, यहां से प्रेशर लग रहा है P1, और मैंने यहां से प्रेशर मान रखा है P2। मान रखा है नहीं मान रखा है? देख लो यहां पे मान रखा है। चलो अगेन फोर्स बैलेंस, अगेन फोर्स बैलेंस। अब इस बार इक्वेशन मैं नहीं बोलूंगा, इस बार इक्वेशन आप बोलेंगे। बोलो भाई, इस बार इक्वेशन आप बोलेंगे सर, इस बार इक्वेशन मैं नहीं बोलूंगा, इक्वेशन आप बोलेंगे। बताइए, फोर्स बैलेंस इक्वेशन आप बताएंगे। सर P1 इंटू पाई आर स्क्वायर, P1 इंटू पाई आर स्क्वायर, बहुत बढ़िया, प्लस T इंटू 2πr प्लस T इंटू 2πr होगा। बहुत बढ़िया। मैं इसको ये लिख सकता हूं, मैं इसको ये लिख सकता हूं 2 इंटू टी इंटू 2πr। हाँ ना बोलो? दो बार लिखने से इक्वल्स P2 इंटू पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया इक्वेशन, बिल्कुल सही इक्वेशन है फोर्स बैलेंस। कैसे फोर्स बैलेंस सही है?
भाई ये जो आपके पास P1 लग रहा है, ये जो आपके पास P1 लग रहा है इस पूरे बबल पे, इस पूरे बबल पे, ये देखो P1, ये देखो P1, यहां से यहां P1 देखो लग रहा है, ये P1 लग रहा है। तो ये P1 का जो इफेक्टिव फोर्स होता है वो होता है प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर तो इसका P1 है, बाहर से प्रेशर P1 है, और इसका जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो तो पाई आर स्क्वायर है। अब कईयों के दिमाग में जाएगा सर ये थिकनेस आपने क्यों नहीं ली, मैंने क्या लिख रखा है यहां पे, युग नहीं समझ में आ रहा क्या? आ रहा है सर। अक्षत, अभिसार, आ रहा है सर। तो ये मैंने फोर्स बैलेंस किया क्योंकि यहाँ पे दो लेयर्स होती हैं, एक इनर लेयर एक आउटर लेयर। दोनों लेयर की थिकनेस बहुत कम होती है, थिकनेस नहीं होती है वो तो मान रहा हूं, लेकिन सरफेस टेंशन तो डबल हो जाएगा ना साहब, सरफेस टेंशन का तो फोर्स डबल हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे अलग होता है। यदि मैं यहां पर देखूं तो P2 माइनस P1 यदि मैं सॉल्व करता हूं तो 2 to the 4 T इंटू पाई आर, 4T इंटू पाई आर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। फ्रॉम हेयर दिस गॉट कैंसल्ड आउट, तो एक्सटर्नल या जो एक्सेस प्रेशर हुआ वो कितना हुआ, 4T बाई आर हुआ। तो यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जो जेई में क्वेश्चन आता है वो दिया होता है सोप बबल, और बच्चा फॉर्मूला लगा के क्या आ जाता है, एयर बबल का। बच्चा फॉर्मूला लगा के किसका आ जाता है, एयर बबल का आ जाता है। तो फोर्स बैलेंस से मैंने यहां पे करके दिखा दिया। अब कोई कहेगा सर आपने फिर वो फॉर्मूला बताया था उससे क्यों नहीं, अरे कर लो, मैंने कब रोका भैया, मैंने कब रोका है, कर लो आओ। मैंने बोला था जैसे मान लीजिए आपके पास अगर आपके पास ये एयर बबल है, मान लो यहां पे आपने प्रेशर मान रखा है कुछ, यहां पे आपने कुछ प्रेशर मान रखा है P1, यहां से अंदर की तरफ प्रेशर मान रखा है P2, रेडियस R, ठीक है। चूंकि ये सोप बबल है, इस बात का याद रहे, सोप बबल है, तो सोप बबल में कितनी लेयर्स होती हैं इस बात का याद रखना पड़ेगा। सोप बबल में कितनी लेयर्स होती हैं, दो। तो ये बताओ जब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूं तो क्या मुझे T लिखना चाहिए कि 2T लिखना चाहिए, 2T लिखना चाहिए। 1 upon R plus 1 upon R, and from here P2 minus P1 equals to 2T into 2 by R. So P2 minus P1 equals to 4T by R. Solved in just few minutes. Solved in just few minutes. बोलो भाई, कोई ऐसा है जो नहीं समझ पाया है? सर आगे मैंने एक तरीका ये मेथड 2 कर दिया और ये पूरा डिटेल्ड तरीका मैंने आपको सिखाया, डिटेल्ड तरीका कि जब इसको काटते हैं तो दिखता कैसे है। और बेटा सबसे आसान चैप्टरों में से ये है, सिंपल फॉर्मूले याद रखने, हर बार जेईई मेंस में क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो चाहे फोर्स बैलेंस से करो, चाहे इस जनरल फॉर्मूले से करो, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो सोप बबल में थोड़ा सा केयरफुल हो जाइएगा, थोड़ा सा जब सोप बबल नाम सुनिएगा तो यहां पर कई बच्चे कहेंगे अरे ये क्या बता रहे हो, ये तो फिर हम टूटी पड़े हुए हैं, टूटी पड़े हुए तो फिर निपट जाओगे, टूटी पड़े हुए तो फिर टूटी नहीं रह जाएगा वो, ठीक है ना, फिर निपट जाओगे उसमें। इट वुड बी 40। आई थिंक ये सारा कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। हाँ सर। चलो यस। अरे गुस्सा कह रहे हो युग? नो सर। नाउ वी कम, इतनी सारी बहस करने के बाद हम आ चुके हैं कैपिलैरिटी पे या कैपिलरी ट्यूब। यहां पर क्या होता है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ठीक है।
तो कैपिलरी क्या होती है? एक थिन ट्यूब होती है। जो हमारे बाल होते हैं ना बेटा, इस बाल के थिकनेस के बराबर ही आसपास इतने ही डायमीटर की ट्यूब होती है। जहां तक मुझे पता है हमारे जो बाल होते हैं वेरी थिन ट्यूब, ठीक है ना, ऑलमोस्ट डाया ऑफ अ हेयर। इतनी थिन। अब जितनी भी बातें हमने एडहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस को लेकर सीखी हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट को लेकर सीखी हैं, क्यों कोई सरफेस कर्व्ड होती है, अब देखो सारी पहेलियां जुड़ती चली जाएंगी। क्या क्या जुड़ेगा? देखो, कड़ियां जोड़िए, सब कुछ जोड़िए। आपने एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स का कंसेप्ट पढ़ा, फिर आप एंगल ऑफ कांटेक्ट का कंसेप्ट पढ़ा, ठीक, फिर आपने एक्सेस प्रेशर का कंसेप्ट पढ़ा, और अब आप कैपिलैरिटी पढ़ने जा रहे हैं। ये सब जुड़ा हुआ है, ये सब एक साथ जुड़ा हुआ है, और इसकी मूलतः जड़ ये चीज है। ये सबको नीचे तक विजिबल है? इस कैपिलैरिटी की मूल जो मेन दिक्कत है वो है एडहेसिव कोहेसिव फोर्स, क्योंकि इसी ने पैदा किया एंगल ऑफ कांटेक्ट। जब सरफेसेस कर्व होना शुरू हो गई तो फिर वहां से आ गया एक प्रेशर डिफरेंस, और इस प्रेशर डिफरेंस से अब कैपिलैरिटी का जन्म होता है। इस प्रेशर डिफरेंस से अब कैपिलैरिटी का जन्म होता है। तो कैपिलैरिटी क्या है जरा देखिए। आपने क्या किया, एक बहुत थिन ट्यूब एक लिक्विड के सॉल्यूशन में डिप कर दी, ठीक। जब आप बहुत थिन ट्यूब इस लिक्विड के सॉल्यूशन में डिप करेंगे, ये मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट है, दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट π/2 से छोटा है। अगर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट π/2 से छोटा है तो ऑलवेज जो मेनिस्कस बनता है वो बनता है कॉनकेव। कैसे कॉनकेव बनता है वो मैंने आपको बता ही दिया था। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा बीकर है, तो अगर मान लीजिए आप देखते हैं तो अगर एफ नेट कुछ ऐसा आएगा और आपकी सरफेस कुछ ऐसे बेंड होगी, तो फिर जब आप यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये एंगल जो बनेगा थीटा, ये एंगल जो बनेगा थीटा, ये क्या लेस देन 90 डिग्री है कि नहीं है? बोलो, ये एंगल क्या लेस देन 90 डिग्री है कि नहीं है ना? तो आप खुद सोचो, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से छोटा होता है तो क्या सरफेसेस कुछ ऐसी बननी चाहिए? सोचो इस बात को। क्यों? आप यहां जरा टेंजेंट ड्रॉ करो, ड्रॉ किया और लिक्विड के थ्रू जरा एंगल चलो। जब आप लिक्विड के थ्रू एंगल चलोगे तो ये जो एंगल थीटा आप चले हो वो क्या π/2 से छोटा है? यस सर। तो सरफेस तो ऐसी कर्व बननी चाहिए थी ना यहां पे, वो कर्व मैंने यहां पर दिखाया है, वो कर्व मैंने यहां पर दिखाया है। समझ में आई बात? मैंने क्या कहा? मैंने सिंपल सी एक चीज कर दी यार, वहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिखा रहा हूं आपको यार। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तुम मेरी देख ही रहे हो, यहां से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, ये मेरी टेंजेंट है। ये अगर मेरी टेंजेंट है, अगर ये मेरी टेंजेंट है तो फिर भैया ये मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा, ये मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा, दिस इज माय एंगल ऑफ कांटेक्ट। और साफ साफ दिख रहा है कि अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से छोटा होता है तो सरफेस कुछ ऐसी कर्व्ड बनती है, ऐसी कर्व्ड बनती है। और जब एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा होता है तब कैसी सरफेस बनती है बताओ? जब एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा होता है तो कैसी सरफेस बनती है? कॉन्वेक्स। एग्जैक्टली, तब कुछ ऐसी सरफेस बनती है। आप यहां टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ये आपका नॉर्मल होता है एफ नेट, और ये सरफेस के 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स बनती है, यहाँ पे कॉनकेव बन रही है। मैंने ऑलरेडी अपना डिस्कशन किसके लिए कर रहा हूं? मैं अपना डिस्कशन कर रहा हूं एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री। अगर मैं अपना डिस्कशन एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 के लिए कर रहा हूं तो क्या मुझे कुछ ऐसी सरफेसेस बना लेनी चाहिए? हाँ ना बोलो? यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। कैसे? ये ग्लास है, ये लिक्विड,
ग्लास लिक्विड, कैपिलरी किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बनी होगी, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट तो वहां पर बनेगा ही बनेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। अब ऐसी सरफेस बनने में क्या दिक्कत, जरा दिक्कत सोचिए, थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, थिंक अबाउट द प्रॉब्लम कि अगर ऐसी सरफेस बनी तो क्या चीज दिक्कत में आ जाएगा। क्या ये लिक्विड ऐसा ही रहेगा? नहीं। पूछे क्यों? ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बोलो। यस सर। हमने ये देखा कि जो हमारी सरफेस कॉनकेव होती है उधर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, तो ये बताओ जस्ट इसके पीछे जो P2 लिखोगे वो क्या लिखोगे? P0 माइनस 2T/R। खुद सोचो, ये आपकी कर्व सरफेस है, यहां पे प्रेशर लग रहा है P0, ये सबको दिख रहा है, यहां पे प्रेशर लग रहा है P0, तो फिर यहां पर प्रेशर कितना होगा बताओ? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि कॉनकेव साइड की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है, कॉन्वेक्स की तरफ कम होता है। तो यदि मैं इसको की कह रहा हूं तो यहां पे ये जो P2 होगा, ये P2 इतना ही तो आएगा। सोचो इस बात को। कोई चीज अगर कर्व बनती है, कर्व बनती है, इस बात का ख्याल रखना कि ये जो R लिख रहा हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये बात समझ में नहीं आ रही है क्या? एक समझाता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आ रही तो ये सब चीजें जल्दी समझ में आती नहीं है, मैं समझाता हूं आपको, समझिए। जैसे ये आपने क्या किया, एक ट्यूब लिया, ठीक। अब अगर आपने ये ट्यूब लिया, और आपने लगा दिया कैपिलरी, हालांकि इतनी मोटी होती नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए बना सकता हूं। तो जो लिक्विड की सरफेस इसके कांटेक्ट में है, जो लिक्विड की सरफेस इसके कांटेक्ट में है, अब वो कुछ ऐसी हो जाएगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? और इसके अंदर जो था वो कुछ ऐसा हो जाएगा, हाँ ना बोलो। क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो 90 डिग्री से कम है, और एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री के कम होने पर ये जो सरफेस बनती हैं। यस। अच्छा, ये वाली सरफेस जो है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो इसकी टॉप सरफेस पे जो प्रेशर होगा वो P0 होगा। उसी प्रकार से ये सरफेस ओपन टू एटमॉस्फेयर है, मतलब टॉप सरफेस पे प्रेशर P0 होगा। चूंकि ये कर्व्ड सरफेस है, इस बात को समझिए, ये कर्व्ड सरफेस है। अगर ये कर्व्ड सरफेस है तो इसके जो बॉटम पे इस सरफेस पे, जैसे ये आपके पास ये सरफेस है, तो ये कॉनकेव साइड पे प्रेशर P0 है, तो कॉन्वेक्स साइड पे जो प्रेशर होता है ना वो P0 में 2T - R करने पर मिलेगा, वो इतना कम होता है। मैंने ये चीज बोली थी आपसे। यस सर। यदि मैं यहां पर प्रेशर लिखता हूं, यदि मैं यहां पर प्रेशर लिखता हूं, तो मैं यहां पर लिखूंगा P0 - 2T/R। क्या इतनी बात से आप एग्रीड हो? जस्ट इस पॉइंट पे, जस्ट इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर P0 है, जस्ट उस पॉइंट के नीचे, इस पॉइंट, ये देखिए, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर P0 है, इस पॉइंट के नीचे प्रेशर P0 - 2T/R है। बोलो भाई। यस सर। अच्छा, इस पॉइंट पे प्रेशर P0 2T/R है, यहां पे प्रेशर P0 रहेगा नहीं रहेगा? मानते हो कि नहीं मानते हो? क्योंकि यहां की जो ये सरफेस है ये ऑलमोस्ट यहां पे जो ये सरफेस जो होगी ये कुछ ऐसी होगी, ऐसे फ्लैट
कर्व बस वो कहां होती है, जहां पे कांटेक्ट होता है। तो अगर कोई प्लेन सरफेस है, यहां पे प्रेशर पी नॉट है, तो जस्ट इसके नीचे भी तो प्रेशर पी नॉट ही होता है। यस सर। इस बात को ध्यान से सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि यहां जहां पे ये कांटेक्ट होता है, सरफेस बस वहीं पे कर्व्ड बनती है। जहां पे कांटेक्ट होता है, सरफेस बस वहीं पे कर्व्ड बनती है। मैंने अभी भी प्रूव किया कि जस्ट इस कर्वेचर के नीचे, जस्ट ये जो मिनिस्कस फॉर्म हुआ है, ये जो कॉन्केव मिनिस्कस फॉर्म हुआ है, इसको मिनिस्कस कहते हैं। इस मिनिस्कस के नीचे का प्रेशर P नॉट माइनस 2T/R होगा। इस मिनिस्कस के ऊपर का प्रेशर P नॉट होगा। क्यों? क्योंकि इस मिनिस्कस के ऊपर का जो पार्ट है, जो ऊपर का जस्ट ऊपर का जो पॉइंट है, वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो उधर तो एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्ट कर रहा होगा। और नीचे चूंकि ये कर्व है, और अभी हमने कर्व में पढ़ा था कि जो प्रेशर होता है वो कॉन्वेक्स साइड कम होता है, कॉनकेव साइड ज्यादा होता है। तो अगर ये कॉनकेव साइड पे प्रेशर P नॉट है, तो कॉन्वेक्स साइड पे प्रेशर P नॉट से तो कम होना चाहिए ना। यस। तो जस्ट इसके नीचे प्रेशर P नॉट माइनस 2T/R है, और इस पॉइंट पे प्रेशर P नॉट है। अब आपने पढ़ा होगा कि स्टैटिक लिक्विड पे हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। हाँ सर। तो अगर यहां का प्रेशर P नॉट है और यहां का प्रेशर P नॉट माइनस 2T/R है, तो यहां का लिक्विड क्या करेगा? राइज नहीं करेगा ऊपर, जस्ट टू बैलेंस द प्रेशर। खुद सोचिए इस बात को, मजा आ जाएगा अगर आपने खुद से सोचा। जस्ट इस पॉइंट, चूंकि ये पॉइंट ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ये पॉइंट का प्रेशर P नॉट है। जस्ट इसके बीनीथ जो पॉइंट है, जस्ट इसके नीचे जो पॉइंट है, उसका भी प्रेशर P नॉट होगा। लेकिन ये जो मेनिस्कस फॉर्म हुआ है, इसके ऊपर का प्रेशर तो P नॉट है, लेकिन जस्ट इसके नीचे का प्रेशर कितना है? P नॉट माइनस 2T/R। जस्ट इसके नीचे का प्रेशर अगर P नॉट माइनस 2T/R है, और हमने पढ़ रखा है कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, तो यहां पर तो तुमने कह दिया P नॉट कह दिया, और जस्ट यहां पर कह रहे हो P नॉट माइनस 2T/R, मतलब यहां का ज्यादा है, यहां का कम है। तो ये लिक्विड क्या करेगा? राइज करेगा, और ये राइज करके कुछ यहां पहुंच जाएगा, ताकि यहां का प्रेशर कितना हो जाए? P नॉट हो जाए। क्योंकि जब ये राइज करेगा तो कुछ ये हाइट राइज करेगा ना, और जब आप डेप्थ में आते हो तो प्रेशर घटता है कि बढ़ता है? बढ़ता है। टू इक्वलाइज प्रेशर। अब अगर इसकी मैं सरफेस की बात करूं, अगर अब मैं इसके सरफेस की बात करूं, तो अब वो सरफेस पहुंच गई है कहां? कहीं यही, ये अब ये यहां पहुंच गई है। इतना लिक्विड राइज कर गया, इस बात का ख्याल रहे, इतना लिक्विड राइज कर गया। अब जब ये इतना लेवल ऑफ लिक्विड राइज कर गया, तो ऑब्वियसली यहां का प्रेशर तो P नॉट रहेगा, यहां का प्रेशर ρgh से इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर। ρgh से इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, इन दो पॉइंट्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस कितना है? इस पॉइंट के बीच का और यहां का कितना डिफरेंस है? 2T/R। अगर ये 2T/R ρgh से बैलेंस हो जाए, तो क्या प्रेशर इक्वल हो जाएंगे? हाँ सर। अगर ये एक्सेस, भाई यही तो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, किसके बीच में? इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में। इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है डेल्टा P, वो कितना आ रहा है? 2T/R। अगर इतना ही लिक्विड ये चढ़ के मेंटेन कर ले, तो यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर सेम होगा कि नहीं होगा? तो इसी प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए ये लिक्विड ऊपर चढ़ता है, और इसी को कहते हैं कैपिलरी एक्शन। इसी प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए ये जो प्रेशर का डिफरेंस कॉज हुआ इस कर्वेचर के बनने से, इस कर्वेचर के बनने से, इस प्रेशर का जो डिफरेंस फॉर्म हुआ कर्वेचर के बनने से, उस डिफरेंस को इक्वलाइज करने के लिए ये लिक्विड कैपिलरी में चढ़ता है ऊपर। समझ में बात आई कि नहीं समझ में आई? पहले ये बताओ पूरी बात। अगर नहीं आएगी, मैं छोड़ूंगा नहीं क्लास आज की। इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, ऐसे नहीं कर रहा हूं।
नहीं आएगी, मैं नहीं छोड़ूंगा, समझा के छोड़ूंगा आपको। तो पूरी कहानी एक बार फिर से सुनिए, पूरी कहानी फिर से सुनिए। पूरी कहानी क्या है? पूरी कहानी ये है कि ये चूंकि यहां पर एक एंगल ऑफ कांटेक्ट बना, एक एंगल ऑफ कांटेक्ट बना, ये देखो ये एंगल कुछ थीटा था, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा था, उस थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है। अगर उस एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू, ये फिगर सबको साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और बड़ा बना है? तो अगर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से छोटा है तो ये सरफेस कुछ कॉनकेव अब बनेगी, और चूंकि कर्वेचर बन गया तो इस कॉनकेव सरफेस के जस्ट अबव पॉइंट पे प्रेशर P0 है, तो फिर जस्ट बिलो पॉइंट पे प्रेशर कुछ कम होगा, क्योंकि कॉनकेव जब कभी भी कर्वेचर बनता है तो कॉनकेव साइड की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है और कॉन्वेक्स साइड की तरफ प्रेशर कम होता है। तो ये हमारी कॉनकेव साइड थी, ये हमारी कॉनकेव साइड थी, ये हमारी कॉन्वेक्स साइड है। तो कॉनकेव साइड की तरफ जो प्रेशर होगा अगर वो P0 होगा तो फिर जो कॉनकेव साइड की तरफ प्रेशर बनेगा वो P0 माइनस 2T/R होगा। क्लियर? अब यहां का जस्ट इस प्लेन सरफेस के नीचे मैंने यहां पे बताया कि इस प्लेन अगर प्रेशर यहां पे P0 है तो यहां पे जस्ट इसके नीचे भी प्रेशर P0 ही रहता है, जस्ट इसके नीचे भी प्रेशर P0 रहता है। तो जस्ट इस सरफेस के ऊपर प्रेशर P0 है, इसके नीचे प्रेशर P0 है, और यहां पर प्रेशर P0 माइनस 2T/R है, यहां पे प्रेशर P0 माइनस 2T/R है। तो ये जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर क्रिएट हुआ हॉरिजॉन्टल लेवल पे, ये जो प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हुआ हॉरिजॉन्टल लेवल पे, उस प्रेशर डिफरेंस को इक्वलाइज करने के लिए ये लिक्विड इस कैपिलरी में ऊपर चढ़ता है। ये कितना ऊपर चढ़ेगा? जितना एक्सेस प्रेशर क्रिएट हुआ, जितना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, उतने ही प्रेशर को कौन बैलेंस कर देगा? रो जीएच बैलेंस कर देगा। अगर उतने ही प्रेशर को रो जीएच बैलेंस कर देगा तो हाइट रेज्ड बाय द लिक्विड कितनी हो जाएगी? हाइट रेज्ड बाय द लिक्विड कितनी हो जाएगी? 2T/R rho g। नहीं समझ में आई बात? सर हाँ बेटा पूछो। सर इसका कुछ ऐसा लेना देना इस बात से कि कैपिलरी उसकी बहुत कम थिकनेस है, इस वजह से इसमें होता है? नहीं, इट इज जस्ट द कंसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन। सर तो हर तरह के ट्यूब में होगा, राइज करेगा कुछ? हाँ, मैंने बोला ना, कोई भी तुम ट्यूब ले आओ जो हेयर के थिकनेस की हो, उसमें तुम्हें कैपिलरी एक्शन दिखेगा। इवन इन अवर हेयर्स, अगर आप थोड़ा देखें तो तेल लगाते हो तो तेल बालों में लगाते हो ना, जड़ों से बालों को जाता है, जड़ों से बालों को जाता है, तो वहां पे भी तो एक कंसेप्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे जो हेयर्स हैं वो खुद कैपिलरी हैं। तो तुम तेल बाल में लगाते हो तो बाल से क्या करते हैं? तेल सोख लेते हैं। यस सर। फिजिक्स तो अपने रियल फिनोमेना में साथ देती ही देती है, उसमें तो तुम ना कर ही नहीं सकते। फिजिक्स जो है वो तो हर जगह पर साथ दे रही है। हाँ ना बोलिए भाई। जिनके बाल नहीं होते हैं वो क्या कराते हैं? थेरेपी कराते हैं, और वो जो थेरेपी होती है वो जस्ट बालों को लगाने के लिए होती है, जो ताकि बालों का काम, बालों को अगर आपको पोषण देना है, पोषण का मतलब न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, जो भी होता है, जावेद हबीब को ज्यादा अच्छे से पता है। तो जो भी देना है आपको वो क्या होता है? आप तेल लगाते हो और बढ़िया कड़वा तेल लगाते हो, ठीक है ना। तो वो जो कैपिलरी, जो बालों की जो थिकनेस होती है वहां पे ये चल रहा होता है। आपने तेल अप्लाई कर दिया, बालों ने तेल सोख लिया, क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई आपको? यस सर। अब मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूं, सोच समझ के जवाब देना। अगर दे दिए तो मन खुश हो जाएगा। ये आर क्या चीज है? सर उस कर्वेचर का रेडियस है जो कि कैपिलरी के अंदर बने। एग्जैक्टली। क्या ये कैपिलरी का रेडियस है? नहीं। अब मैं आपको यहां पे एक पॉइंट और क्लियर करना चाह रहा हूं कि ये जो आर है साहब, ये जो आर है, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिनिस्कस। R is the radius of curvature of
मिनिस्कस। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? और मिनिस्कस के रेडियस ऑफ कर्वेचर में और कैपिलरी के रेडियस ऑफ कर्वेचर में, भाई कैपिलरी का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो कुछ ये होगा, कैपिलरी का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो कुछ ये होगा, जो कैपिलरी का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो कुछ ये होगा। जरा देखिए यहां पर, इस बात को बड़ा गौर से सुनिएगा, मैं जो बोलने जा रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको। हमने अभी भी फॉर्मूला डिराइव किया, H इक्वल्स टू 2T अपॉन R रो G। इसमें ये R कुछ अलग चीज है, वो R क्या है मैं वो बताना चाह रहा हूं आपको यहां से। अब देखिए, आपने यहां पे लगाई कैपिलरी, आपने यहां पर लगाई कैपिलरी, ठीक, और इस कैपिलरी, ये आपका भाई लिक्विड था और ये यहां पे आपका वाटर राइज कर गया। ये कुछ वाटर राइज कर गया मान लीजिए, ठीक। तो मेरी बात समझो, बहुत ध्यान से समझो, ये जो मैं R लिखा हूं वो इस रेडियस, ये जो कर्वेचर है उसका रेडियस है। कैपिलरी का रेडियस तो यही होगा ना भैया, ये, और ये किसका रेडियस है? कर्वेचर का। याद करिए, मेरा बहुत डिस्कशन गया था इस चीज को समझाने में कि R cos थीटा की वैल्यू स्मॉल r के बराबर होगी। इरडोव का एक क्वेश्चन था, इरडोव का एक क्वेश्चन था। ये कैसे आया समझाता हूं आपको। अगर मैं आपको समझाऊं ध्यान से तो देखिए जरा, ये हो जाएगा थीटा, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। ये हो जाएगा थीटा, ये कर्वेचर है, याद रखिएगा ये कर्वेचर है और ये कैपिलरी है, तो ये रेडियस तो स्मॉल r होगा, ये जो रेडियस होगा तो कैपिलरी का रेडियस होगा। क्या कैपिलरी का रेडियस समझ में आया आपको? कैपिलरी की ओपनिंग, कैपिलरी की ओपनिंग का रेडियस है स्मॉल r, कैपिलरी की ओपनिंग का रेडियस है स्मॉल r, और कैपिटल R ये जो कर्वेचर फॉर्म हुआ है, ये जो मिनिस्कस फॉर्म हुआ है, उस मिनिस्कस का रेडियस है। मतलब अगर मैं आपको यहां बनाकर दिखाऊं, अगर मैं आपको यहां बनाकर दिखाऊं तो देखो जरा, असल में कैपिलरी में कुछ ये चीज फॉर्म हुई है, असल में कैपिलरी में कुछ ये चीज फॉर्म हुई है। अगर मैं असल में बात करता हूं तो कैपिलरी में कुछ ये चीज फॉर्म हुई है, ठीक। तो देखो भैया, ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, ये है कैपिलरी की रेडियस। समझ में आ रही बात? कैपिलरी की ओपनिंग इतनी तो है, और यदि मैं यहां पर कर्वेचर का रेडियस बनाना चाहता हूं तो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और टेंजेंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, तो ये होगा किसका रेडियस? कर्वेचर का रेडियस। समझ में आ रही बात? ये टेंजेंट है, ये है टेंजेंट। अच्छा, अगर ये टेंजेंट है तो बताओ ये चीज क्या कहलाएगी? ये क्या मैं इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट कह सकता हूं? खुद सोचो, लिक्विड के थ्रू एंगल को नाप रहे हैं, क्या इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट कह सकते हैं? इस एंगल को हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि हमने लिक्विड के थ्रू एंगल को नापा है, लिक्विड के थ्रू एंगल को नापा है। और अगर हमने लिक्विड के थ्रू एंगल को नापा है, इसको हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कह रहे हैं, थीटा कह रहे हैं, तो ये बताओ डियर, अगर मैंने इसको थीटा कहने की गुस्ताखी की तो क्या मैं इसको थीटा कह सकता हूं? अच्छा, ये लाइन, ये वाली जो लाइन है और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये टेंजेंट, ये नॉर्मल, ये टेंजेंट, ये नॉर्मल, तो अगर ये एंगल थीटा तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो फिर ये बताओ बेटा, ये बताओ बेटा, ये कितना हो जाएगा? थीटा। मैं अब खुद सोचो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो जरा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, क्या ये फॉलो हो रहा है? यस यस सर। अब इस चीज को याद रखो, दिस इज द रेडियस ऑफ मिनिस्कस,
रेडियस ऑफ मेनिस्कस, दिस इज रेडियस ऑफ कैपिलरी। meniscus and this is radius of capillary. radius of capillary। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? और ये r क्या लिख दिया, थीटा लिखना चाहिए था। और बेटा ये बताओ ये क्या होगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, इस थीटा को क्या बोलूंगा? What I will call this theta? Angle of contact. Angle of contact। इतनी बात कितने बच्चे समझ पाए हैं? ये जो कैपिलरी में बन रहा है मैंने यहां बनाकर दिखाया। कैपिलरी की रेडियस भी है, ये कहलाएगी, ये कैपिलरी की रेडियस है। कर्वेचर की रेडियस बनानी है, आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट से नॉर्मल ड्रॉ कर लो, तो ये नॉर्मल कैपिटल आर, ये रेडियस होगा कर्वेचर का। ये जो कर्वेचर, जो बेंड शेप फॉर्म हुई है ना, उसका कर्वेचर ये कैपिटल आर होगा। कैपिलरी का रेडियस स्मॉल आर होगा, कैपिलरी का रेडियस स्मॉल आर होगा। कैपिलरी का रेडियस और कर्वेचर के रेडियस में ये रिलेशन है, कैपिलरी के रेडियस रिलेशन, कैपिलरी का रेडियस और कर्वेचर का रेडियस में रिलेशन है। मतलब कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? अक्षत, अभिसार और सब लोग बताएं। पूरी तरीके से समझ में आ गई ये बात? अभी बताओ, अगर मैं थीटा को 0 कर दूं तो किस प्रकार की शेप मिलेगी? अगर थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो ये जो आपके पास स्फेरिकल कैप है वो क्या बन जाएगा? परफेक्ट हेमिस्फीयर। परफेक्ट हेमिस्फीयर बन जाएगा। थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर, कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर ना? हाँ सर। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर हो जाएगी। और ऐसा किसमें होता है? कुछ याद आया? यस सर। ये सब चीजें याद रखो डियर, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैक्सिमम बच्चा यहां और यहां गलती करता है, उसको यही नहीं पता कि ये क्या चीज है और ये क्या चीज है। जो मना है, जो दिया वो ठोक दो, गलत हो जाएगा आंसर। यहां पे आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहां पे स्मॉल आर रेडियस ऑफ कैपिलरी है। तो अब हम चाहें तो इस फॉर्मूले को क्या रेडियस ऑफ कैपिलरी के फॉर्मूले में लिख सकते हैं? अगर हम चाह जाएं तो इस फॉर्मूले को रेडियस ऑफ कैपिलरी के फॉर्मूले में लिख सकते हैं क्या? यस सर। कैसे लिखेंगे देखो, हाउ वी विल राइट? H इक्वल्स टू हमने देखा 2t अपॉन आर रो जी। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर था, आर कॉस थीटा की वैल्यू, आर कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी वो स्मॉल आर के बराबर होगी। तो मैं यहां से आर की वैल्यू लिख सकता हूं स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा। इस स्मॉल आर की जो वैल्यू है, इस स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो यहां पुट कर सकता हूं। यदि मैं इस स्मॉल आर की वैल्यू को यहां पुट कर रहा हूं तो मैं क्या पाऊंगा? 2t अपॉन स्मॉल आर बाय कॉस थीटा इंटू रो जी। दैट मीन्स 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। ये हाइट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड रेडियस ऑफ कैपिलरी। ये जो फॉर्मूला आया है ये सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और रेडियस ऑफ कैपिलरी के टर्म्स में आया है। लेकिन ये फॉर्मूला जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म्स में है। मेरी आप सबसे अपील है इस लाइन को पूरा एज इट इज याद रखिएगा इफ यू वांट टू एक्सेल इन जेई। इसमें घुमा देगा वो, इसमें क्योंकि मैक्सिमम बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है। मैक्सिमम बच्चा क्या, मैं खुद कंफ्यूज था जब मैं बच्चा था। जब हम कभी बच्चे हुआ करते थे तो हम भी इसमें कंफ्यूज हुआ करते थे। जब मेरे टीचर ने क्या लिखा, यहां से जब वो चीज लिखी तो मैंने सोचा कि शायद उन्होंने हाइट का कोई कंपोनेंट लिया है।
जब मेरे टीचर ने ये यहां से ये चीज लिख दी तो मुझे लगा था कि शायद हाइट का कोई कंपोनेंट लिया गया है। क्या मेरी बात आप समझ पाए यहां तक? यस सर। अब बस लास्ट 2 बातें मैं आपसे और डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं क्लास को एंड कर दूंगा। बस 2 बातें और डिस्कस करने जा रहा हूं। 2 बातें सुन लीजिए और उसका जवाब शायद आप ही दे देंगे, मुझे देने की जरूरत नहीं है। ठीक? ठीक, देखिए जो हाइट का फॉर्मूला आया है 2t cos थीटा अपॉन r rho g, जहां पे स्मॉल r रेडियस ऑफ कैपिलरी है। ये हाइट पॉजिटिव भी सॉल्व होकर आ सकती है और नेगेटिव भी सॉल्व होकर आ सकती है। क्यों? यदि थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है तो इतने समय में जो कॉस थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक? अगर कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो एच भी पॉजिटिव होगा। क्या मेरी बात से आप एग्रीड हो? यस। यदि थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हो जाती है और 180 से छोटी होती है, इस बात का ख्याल रखना, थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी 180 डिग्री से छोटी होती है तो जो कॉस थीटा होता है वो नेगेटिव हो जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट सॉल्व होकर आएगी वो भी नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आ रही बात? थीटा हमारा क्या हुआ करता था, मैंने आपको बताया है। थीटा हमारा क्या हुआ करता था, बताओ? एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 से 90 के बीच में होगा तो हाइट पॉजिटिव आएगी, मतलब हाइट रेज करेगा, लिक्विड हाइट रेज करेगा। और अगर आपने कोई ऐसा लिक्विड ले लिया या कोई ऐसा सब्सटेंस ले लिया जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट इनके बीच में आ रहा है तो हाइट नेगेटिव सॉल्व होकर आएगी, मतलब लिक्विड डिप्रेस करेगा। लिक्विड डिप्रेस्ड, लिक्विड डिप्रेसेस। लिक्विड जो होगा वो डिप्रेस्ड कर जाएगा। क्या इसका कोई चीज आपको देखना है तो मैं आपको ये दिखा सकता हूं। यहां पर देखिए, अगर आप ध्यान से, तो यहां पर अगर मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट डालता हूं तो देखो ये आपका टेंजेंट, ये आपका टेंजेंट, दिस इज माय टेंजेंट, ये टेंजेंट है। और अगर आप एंगल ऑफ कांटेक्ट देखें तो क्या ये एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा है? यस सर। और अगर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा है तो हाइट क्या सॉल्व होकर आएगी? नेगेटिव। मतलब कैपिलरी में लिक्विड राइज करने की बजाय उतनी हाइट से डिप्रेस कर जाएगा। लिक्विड, आप कभी आप एक्सपेरिमेंट करिएगा, आप एक मरकरी में इस एक्सपेरिमेंट को सेटअप करिए। इस लिक्विड को ले लीजिए मरकरी, जब आप इसको मरकरी ले लेंगे और इसमें कैपिलरी डालेंगे तो उसका जो लेवल होगा वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो कितना है? ठीक। तो H पॉजिटिव और H नेगेटिव आने का क्या मीनिंग है? H पॉजिटिव आने का मीनिंग जानते हो क्या हुआ? H पॉजिटिव आने का मीनिंग हुआ ये हाइट अबव राइज कर रहा है, ये हाइट अबव द लेवल राइज कर रहा है। यहां पर ये देखो ये H पॉजिटिव आएगा, ये H सॉल्व करोगे दिस विल कम आउट टू बी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहां का जो देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो देखिए, ये देखिए कम है, 90 से कम है। 90 से कम होने पर वो फॉर्मूला ही आपसे ये कह रहा है, वो फॉर्मूला ही आपसे ये कह रहा है कि अगर एंगल 90 से कम होगा तो लिक्विड हाइट रेज करेगा, और अगर एंगल 90 से बड़ा है तो H नेगेटिव सॉल्व होगा, लिक्विड डिप्रेस करेगा। और लिक्विड डिप्रेस करने के बाद कुछ ये हो जाएगा। कितना डिप्रेस करेगा वो चीज आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? जस्ट बाय पुटिंग द वैल्यू H इक्वल्स टू 2t cos थीटा रेडियस ऑफ कैपिलरी रो इंटू जी। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। आगे पढ़ना चाहते हो कि बस?
जैसी आपकी श्रद्धा हो। नहीं, मेरी तो श्रद्धा नहीं है, मतलब जैसा आप बताइए। सर अभी राजी फोन में बैटरी नहीं बची। फोन में बैटरी नहीं बची है? हम लोग की भी नहीं बची है सर। कोई बात नहीं। तो ये बताओ, जितना समझाया है वो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया सर, आ गया सर। अब इसके आगे जो पढ़ाऊंगा वो ये देख लीजिए क्या है। ट्यूब कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, फिर एक क्वेश्चन है वो करा दूंगा, एंड देन इट विल बी ओवर। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय।